हेलो दोस्तों, वेलकम टू अमित शर्मा क्लासेस। तो आज हम शुरू करेंगे एक नया और इम्पोर्टेंट चैप्टर जो कि है कलेक्शन ऑफ डाटा। हमने अपने पहले चैप्टर में पढ़ा था कि स्टैटिस्टिक्स की क्या इंपॉर्टेंस है इकोनॉमिक्स में, कैसे स्टैटिस्टिक्स का रोल है किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन प्रोवाइड कराने से पॉलिसी बनाने तक का। और हमने पढ़ा था स्टैटिस्टिक्स में 4 स्टेप्स होते हैं: डाटा कलेक्शन, डाटा एनालिसिस, डाटा इंटरप्रिटेशन, डाटा प्रेजेंटेशन। तो इस चैप्टर में जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम कलेक्शन ऑफ डाटा। इस चैप्टर में इसके अलावा हम क्या क्या सीखेंगे कि डाटा के सोर्सेज क्या होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा क्या होता है, कैसे डाटा कलेक्ट किया जाता है, किस मेथड का यूज़ किया जाता है और हमें कौन सा मेथड यूज़ करना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। अब सबसे पहले आप ये सोच रहे होंगे कि सर डाटा जो है क्यों कलेक्ट करना पड़ता है, क्या जरूरत है इसकी। इसका सिंपल सा आंसर ये है कि बिना डाटा के हम किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन लॉजिकली नहीं निकाल सकते। हम रैंडमली कुछ भी आंसर दे सकते हैं, लेकिन लॉजिकली अगर हमें किसी भी चीज़ का आंसर देना है, किसी भी एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन देखना है, तो हमें डेटा की जो है वो रिक्वायरमेंट रहेगी। चलिए एक सिचुएशन से समझते हैं। मान लीजिए आप जो है अपने स्कूल के हेड बॉय हो और प्रिंसिपल सर ने आपको बोला है कि स्टूडेंट्स की जो है आपको अपने क्लास के स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस पे एक रिपोर्ट चाहिए। तो आप कैसे बता सकते हो? आप रैंडमली किसी को जज करके बताओगे तो वो बिना डाटा के रहेगी। लेकिन अगर आप अपने हिसाब से किसी को कह सकते हो कि ये होशियार है, ये नालायक है, लेकिन अगर आप डेटा के बेस पे अगर बताओगे तो वो जो है वो इन्फॉर्मेशन सटीक रहेगी और वो इन्फॉर्मेशन सही रहेगी। आप कोशिश करोगे कि आप हर एक स्टूडेंट्स के जो है मार्क्स देखोगे, उनकी परफॉर्मेंस देखोगे। तो ये जो आप चीज़ें कलेक्ट करोगे, आप हर एक स्टूडेंट से बात करके उनसे डाटा कलेक्ट करोगे, तो ये सारी चीज़ें डाटा में ही आता है। आप जैसे मैथ, साइंस, हिंदी सब सब्जेक्ट के मार्क्स जानोगे तो ये सब डाटा ही होता है। तो इसके बाद जो है आप उनकी परफॉर्मेंस बता सकते हो। इसलिए डाटा कलेक्शन जो है ज़रूरी होता है ताकि हम किसी प्रॉब्लम का क्लियर और करेक्ट सॉल्यूशन निकाल सकें। अब चलिए हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स की दुनिया में। आपने अपनी अगर टेक्स्ट बुक देखी होगी तो इस चैप्टर में आपके टेक्स्ट बुक में एक लाइन लिखी हुई है कि आफ्टर मैनी फ्लक्चुएशंस द आउटपुट ऑफ फूड ग्रेन्स रोज टू 132 मिलियन टन्स इन 1978-79 फ्रॉम 108 मिलियन टन्स इन 1971। ये लाइन लिखी हुई है। ये चीज़ है क्या? ये जो है वो डाटा दिया हुआ है हमें। जैसे कि चलिए मैं आपको बताता हूँ इसका। जैसे इस डाटा से हमें ये पता चल रहा है कि फूड ग्रेन का जो प्रोडक्शन है उसका ट्रेंड क्या है, मतलब कभी प्रोडक्शन बढ़ा है, कब गिरा है। इस डाटा से हमें ये चीज़ें पता चल रही है। तो डाटा से हमें एक तो ट्रेंड का एनालिसिस पता कर सकते हैं और हम ये जान पाते हैं कि गवर्नमेंट की पॉलिसी सही थी या नहीं, मॉनसून का क्या इम्पैक्ट हुआ है, टेक्नोलॉजी ने क्या बदलाव लाए हैं। जैसे ये फिगर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, ये जो है ये आपका ईयर है, ये आपका फूड ग्रेन प्रोडक्शन है। तो इसमें जो है ये आपका डाटा दे रखा है कि 108 मिलियन टन जो है 1970-71 में प्रोडक्शन था, फिर 1979 में जो है 132 मिलियन प्रोडक्शन था, 79-80 में 108 प्रोडक्शन था। तो डाटा आप देख रहे होंगे कि पहले जो फूड ग्रेन प्रोडक्शन बढ़ा है फिर घटा है। तो ये सब क्या है? ये डाटा है, ये सारा का सारा डाटा है। ठीक है। और हर साल डाटा चेंज होता है, ये भी आप देख रहे हो कि कभी डाटा बढ़ रहा है, कभी डाटा जो है कम हो रहा है। तो यानी सारा डाटा जो है वो सेम नहीं है, वो हर साल चेंज होता रहता है। और ऐसी वैल्यूज जो हमेशा चेंज होती रहती है उन्हें हम वेरिएबल्स कहते हैं। अब जैसे वेरिएबल्स को हम जो डिनोट करते हैं एक्स, वाई या जेड से, या और भी हम अल्फाबेट ले सकते हैं, लेकिन मोस्टली जो है हम एक्स, वाई या जेड से जो है डिनोट करते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, एक्स जो है ये ईयर डिनोट कर रहा है, वाई जो है वो प्रोडक्शन डिनोट कर रहा है। एक्स और वाई जो है वो वेरिएबल्स हैं। और हम जिस डाटा को देख रहे हैं, जैसे हमें प्रोडक्शन देखना है तो 108 है, 132 है, 176 है। ये जो डाटा है हम इसको बोलते हैं ऑब्जर्वेशन, को बोलते हैं हम ऑब्जर्वेशन। ये भी ऑब्जर्वेशन होती है अगर हम साल को देखते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारा मेन कंसर्न है कि हम प्रोडक्शन को देखना चाह रहे हैं, प्रोडक्शन को हम एनालाइज करना चाह रहे हैं। तो ये जो है ये ऑब्जर्वेशन है। और अगर हम पूरे इसको लें, जो इस टेबल को, तो ये हमारा क्या है? ये हमारा है डाटा। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो हर साल के लिए जो प्रोडक्शन का जो नंबर है उसे हम डाटा कहते हैं। और ये जो टेबल के नंबर्स हैं जितने भी, ये सारा डाटा कहलाता है। अब डाटा इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि डाटा से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है और इंफॉर्मेशन के बेसिस पे ही गवर्नमेंट या इकोनॉमिस्ट डिसाइड करते हैं कि क्या नई पॉलिसी बनानी चाहिए, किस क्रॉप पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए।
मानसून का क्या इम्पैक्ट हो रहा है। अब जैसे आप ये देखेंगे 108 से 132 मिलियन टन हो गया, तो हो सकता है गवर्नमेंट की कुछ अच्छी पॉलिसीज आई हो जिसने जो है प्रोडक्शन को बढ़ावा दिया हो, या फिर आप बीच में देखेंगे कि जो है अगर मान लो कम हो रहा है, आप ये सोच सकते हैं हो सकता है मानसून का कुछ इफेक्ट पड़ा हो। तो ये सारी चीज़ें जो है ये एनालिसिस करने में जो है एक इकोनॉमिस्ट को हेल्प करती है, और उस डाटा से जो है वो बहुत सारी चीज़ें इकोनॉमी के बारे में पता लग सकती है। तो अगर हम देखें कि ये डाटा इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये अंडरस्टैंड हेल्प करता है अंडरस्टैंड करने में कि फ्लक्चुएशन जो हो रही है वो इकोनॉमी में क्यों हो रही है, पॉलिसी बनाने में हेल्प करता है, और एनालिसिस करने में हेल्प करता है। हम पास्ट को जो है हम एनालाइज कर सकते हैं, और उससे ही जो है फोरकास्ट कर सकते हैं। फोरकास्ट हमेशा फ्यूचर के बारे में होता है। तो आई होप ये जो आपको समझ में आएगा कि वेरिएबल्स क्या होता है, ऑब्जर्वेशन क्या होती है। जो हमारा मेन चीज़ है जिसको हम देखना चाह रहे हैं, तो वो ऑब्जर्वेशन कहलाती है, और पूरा का पूरा जो है वो डाटा होता है। और एक्स और वाई जो है वो वेरिएबल्स हैं जो किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को डिनोट करते हैं, और ये हमेशा चेंज होते रहते हैं। जैसे यहाँ पे एक्स जो ईयर है ये भी चेंज हो रहा है, और वाई प्रोडक्शन है ये भी जो है हर साल चेंज हो रहे हैं। डाटा जो है वो केवल नंबर नहीं है, ये जो है रियलिटी, इकोनॉमी की रियलिटी दर्शाता है। अब चलिए इसके बाद ये तो समझ में आ गया कि वेरिएबल क्या होता है और डाटा दिखता कैसे है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है हमारे पास, ये आता है कि ये डाटा आता कहाँ से है, कैसे कलेक्ट होता है, किस मेथड का यूज होता है। हम लोग अक्सर टीवी में जो है न्यूज़ में सुनते होंगे भाई, इंडिया का जीडीपी जो है इतना हुआ, हर 1 महीने बाद या 2 महीने बाद जो है कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन जीडीपी की जो है दरें बताती है इंडिया की। अनएम्प्लॉयमेंट कितना है यूथ में, 22%, 25%, ये भी जो है डाटा ही है। फूड ग्रेन का प्रोडक्शन जो हमने ऊपर देखा है, ये सब डाटा जो है ये आता कहाँ से, न्यूज़ वाले कहाँ से लेके आते हैं, न्यूज़पेपर ये, या जो ये सब डाटा कहाँ से बताए जाते हैं। सिंपल है, जब तक हमें एक्यूरेट डाटा नहीं मिलेगा तब तक हम कोई भी डिसीजन नहीं ले पाएंगे, या अगर हम डिसीजन ले भी लेंगे, एक्यूरेट डिसीजन नहीं ले पाएंगे बिना डाटा के। और इसीलिए इकोनॉमिक्स में डाटा कलेक्शन सबसे बेसिक स्टेप है, और इस पूरे चैप्टर में हम डाटा कलेक्शन के बारे में ही पढ़ेंगे। चलो एक एग्जांपल देखते हैं। मान लो आप स्कूल में प्रिंसिपल हो, आपको स्कूल का एवरेज परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करना है, तो आपको किस चीज़ की जरूरत होगी? हर स्टूडेंट के मार्क्स, स्टूडेंट्स की अटेंडेंस, या टीचर की अटेंडेंस, और पिछले साल का रिजल्ट जिससे आप कंपेयर करोगे। ये सारी चीज़ें जो हैं जब आपको मिल जाएंगी तो ये डाटा कहलाएंगी, जो हमने सिचुएशन को समझने में और एनालाइज करने में और डिसीजन लेने में हेल्प करता है। डाटा को हम कह सकते हैं कि डाटा फैक्ट्स और फिगर्स है जो हमें डिसीजन लेने में हेल्प करती है। डाटा जो है वो फैक्ट्स और फिगर्स है जो प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है, और उसके लिए सॉल्यूशन जब हम उसको एनालाइज करते हैं और फोरकास्ट करते हैं और एक सॉल्यूशन पे आते हैं, वो हमें हेल्प करता है कि हम अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढें। वेरिएबल हम पढ़ चुके हैं कि कोई भी ऐसी चीज, कोई भी डाटा जो चेंज होता रहता है, मार्क्स, प्राइस, इनकम, ये सारी चीजें जो वेरिएबल्स हैं। और ऑब्जर्वेशन वो है जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, चाहे वो प्रोडक्शन हो, चाहे वो मार्क्स हो, किसी स्टूडेंट के मार्क्स हैं, तो जो मार्क्स हैं वो हर एक स्टूडेंट्स के अलग अलग होंगे, वो ऑब्जर्वेशन कहलाएंगे। अब जो है हम डाटा जो है कितने टाइप के होते हैं ये देखते हैं। डाटा जो है दो टाइप के होते हैं। आपने पहले समझा कि डाटा कितना इंपॉर्टेंट है, लेकिन डाटा आता कहाँ से है ये अब हम देखेंगे। क्या हम हर बार खुद जो है डाटा कलेक्ट करते हैं, या कभी दूसरों के बनाए डाटा का भी हम यूज करते हैं? तो इसको जानने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि डाटा का सोर्स क्या है। सोचिए आप एक स्टूडेंट हो, जैसे आप एक स्टूडेंट हो और आपको जानना है कि स्कूल स्टूडेंट्स के बीच कौन सा फिल्म स्टार सबसे पॉपुलर है, तो आप क्या करोगे? आप जो है हर एक स्टूडेंट से पर्सनली पूछोगे, या आपको खाली अपने क्लास के स्टूडेंट्स से पता करना है, तो आपके क्लास स्टूडेंट्स मान लीजिए 25 स्टूडेंट्स हैं आपकी क्लास में, तो आप हर एक से पूछोगे जाके, उनसे सर्वे फॉर्म भरवा सकते हो कि हाँ कौन कौन सा जो है फिल्म स्टार आपका फेवरेट है। आप उनके रिस्पॉन्स को देखोगे, फिर आप एक कंक्लूजन पे जाओगे कि हाँ ये फिल्म स्टार जो है वो ज़्यादा फेमस है। यानी आप जो है डायरेक्ट इंक्वायरी कर रहे हो, तो जो डाटा आपको मिलेगा वो होगा प्राइमरी डाटा। जैसे कि मैंने अभी बताया आपको, ऐसे ही कुछ और एग्जांपल अगर आप लेंगे, आप कैंटीन में, स्कूल की कैंटीन में सबसे पॉपुलर स्नैक का पता लगाने के लिए सर्वे करते हो, तो ये भी एक प्राइमरी डाटा है, क्योंकि इसके लिए आपने खुद एफर्ट्स लगाए हैं। आप हर एक पर्सन के पास गए हैं, हर एक स्टूडेंट के पास गए हैं और आपने डाटा कलेक्ट किया है। ये प्राइमरी डाटा है। प्राइमरी डाटा जो है उसे फर्स्ट इन डाटा भी कहते हैं। और वहीं पे अगर हम बात करें सेकेंडरी डाटा की, तो सेकेंडरी डाटा वो होता है कि मान लो किसी ने पहले ही सर्वे कर रखा है। अब जो आपने जैसे फिल्म स्टार वाला मैंने आपको एग्जांपल बताया, अगर कोई ऐसा पर्सन है जिसने 2 महीने पहले वो सर्वे किया था,
तो आप उस सर्वे फॉर्म को यूज कर सकते हो और आप फिर एक कंक्लूजन पे जा सकते हो कि हाँ ये फिल्म स्टार जो है फेमस है। लेकिन आपने ये देखा है कि प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा में क्या फर्क है? आप अगर प्राइमरी डाटा में अगर आप प्राइमरी डाटा ढूंढना चाह रहे हो तो आप खुद एफर्ट डालोगे, खुद आप जाओगे और जो है खुद हर एक पर्सन, हर एक स्टूडेंट से पूछो। तो ये जो है इसमें आपको नहीं लगता कि थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा? वेरएज़ अगर आप किसी और ने यही सर्वे कर रखा है तो आप वो डाटा वहाँ से ले सकते हो। तो ये जो है टाइम कंज्यूमिंग है। प्राइमरी डाटा जो टाइम कंज्यूमिंग है क्योंकि आप समय ज़्यादा देते हो और कॉस्टली भी है, आपको कॉस्ट भी लगानी पड़ेगी। वेरएज़ सेकेंडरी डाटा है वो ऑलरेडी अवेलेबल है। आपको ना तो उसमें टाइम देने की ज़रूरत है और ना ही आपको जो है उसमें ज़्यादा पैसा खर्च करने की ज़रूरत है। लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत फ़र्क ये आ सकता है कि जैसे कि डाटा आपका फ़िल्म स्टार वाला 2 महीने पहले का था। आज के डेट में हो सकता है किसी मन में कुछ बदलाव हो सकता है फ़िल्म स्टार चेंज हो सकता है। वो प्रॉपर एक्यूरेट नहीं हो सकता। प्राइमरी डाटा पूरा एक्यूरेट होएगा अनटिल अनलेस अगर स्टूडेंट ने किसी ने गलत जानकारी दी हो। अगर सबने सही जानकारी दी है तो प्राइमरी डाटा काफ़ी हद तक एक्यूरेट रहता है। सेकेंडरी डाटा एक्यूरेट नहीं रहता है। इतना एक्यूरेट प्राइमरी डाटा के कंपैरिजन में कम एक्यूरेट रहता है। तो चलिए इसकी डेफिनेशन देखते हैं। स्टैटिस्टिकल प्राइमरी डाटा में अगर पढ़ेंगे तो स्टैटिस्टिकल डाटा कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम टू सोर्सेज। द रिसर्चर में कलेक्ट द डाटा बाय कंडक्टिंग एन इंक्वायरी। Such data are called primary data as they are based on first hand information। ये हम जान चुके हैं। सेकेंडरी डाटा में if the data have been collected and processed, scrutinized and tabulated by some other agency, they are called secondary data। कोई भी एजेंसी अगर उसने कोई डाटा निकाला हुआ है वो सेकेंडरी डाटा कहलाएगा अगर हम उसको यूज करते हैं। जैसे आप मान लो आप गूगल से कुछ सर्च कर रहे हो तो वो आपके लिए फर्स्ट हैंड डाटा नहीं है, वो सेकंड हैंड डाटा है क्योंकि गूगल ने ऑलरेडी वो काम कर रखा है। या फिर आप कोई भी न्यूज़पेपर अगर ले रहे हो तो वो भी एक सेकंड हैंड डाटा है। न्यूज़पेपर एजेंसी के लिए वो फर्स्ट हैंड डाटा हो सकता है। या वो अगर खुद सर्वे करते हैं वो फर्स्ट हैंड डाटा है। अगर वो भी डाटा कहीं से गवर्नमेंट की वेबसाइट से कहीं से कोई डाटा निकालते हैं तो वो उनके लिए भी सेकंड हैंड डाटा है। तो दे कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम आइदर पब्लिश सोर्सेज सच एज गवर्नमेंट रिपोर्ट्स, डॉक्यूमेंट्स, न्यूज़पेपर्स, बुक रिटन बाय इकोनॉमिस्ट और फ्रॉम अदर सोर्सेज। वेबसाइट जान चुके हैं। अब देखो जैसे मैंने आपको बताया था प्राइमरी डाटा जो है कलेक्टेड डायरेक्टली फ्रॉम सोर्स, डायरेक्ट हम सोर्स से लेते हैं। जहाँ वहीं पे सेकेंडरी डाटा वो ऑलरेडी कलेक्टेड है और प्रोसेस्ड है। किसी और ने उसे प्रोसेस कर रखा है, किसी और ने कलेक्ट कर रखा है। तो कॉस्ट इफेक्टिव की बात करें तो सेकेंडरी डाटा आपका समय भी बचाता है और पैसा भी। वहीं पे प्राइमरी डाटा जो है वो सेकेंडरी हो जाता है जब रीयूज होता है। अगर आपने कोई सर्वे किया तो वो आपके लिए प्राइमरी डाटा है और 1 महीने बाद या बाद में कोई और पर्सन है उस डाटा को यूज करे तो वही डाटा सेकेंडरी हो जाता है उस पर्सन के लिए। तो जैसे कि अगर रियल लाइफ में देखें ना तो सेंसस की रिपोर्ट है, जनगणना वाली रिपोर्ट या गवर्नमेंट के कोई डॉक्यूमेंट्स है, न्यूज़पेपर स्टैटिस्टिक्स है, ठीक है, आरबीआई की वेबसाइट्स है, वहाँ पे कोई सर्कुलर है, वहाँ पे कोई नोटिफिकेशन है, तो ये सब सेकेंडरी सोर्सेज हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। प्राइमरी डाटा कलेक्ट करना जो है वो हम डिस्कस कर चुके हैं कि टाइम कंज्यूमिंग है और महंगा हो सकता है, जबकि सेकेंडरी डाटा ऐसा नहीं है और दोनों का अपना इंपॉर्टेंस है। प्राइमरी जो है फ्रेश और एक्यूरेट है, सेकेंडरी इजी एंड फास्ट टू एक्सेस है। अब देखते हैं डाटा को हम कैसे कलेक्ट करते हैं। आपने कभी सोचा एक मोबाइल कंपनी डिसाइड कैसे करती है कि उसका नया फ़ोन मार्केट में चलेगा या नहीं चलेगा? या एक पॉलिटिकल पार्टी कैसे डिसाइड करती है कि कौन सा कैंडिडेट इलेक्शन में खड़ा होगा? सिंपल है, वो लोग सर्वे करते हैं, लोगों से क्वेश्चन पूछते हैं, उनके ओपिनियंस जानते हैं, तब एक डिसीजन लेते हैं और यही है डाटा कलेक्शन का मेथड। रियल वर्ल्ड में इसे हम सर्वे कहते हैं। सर्वे का मतलब होता है प्लस रियल ओपिनियन प्लस रियल डिसीजंस। मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, कोई भी एक बिस्किट कंपनी, मान लीजिए पार्ले जी वाली बिस्किट कंपनी है। अब पार्ले जी के बिस्कुट तो आई होप सबने खाए होंगे, पर उसको पार्ले जी में ही एक नया फ्लेवर अगर उसको ऐड करना है, चॉकलेट फ्लेवर का या कुछ भी अगर वो नया ऐड करना चाहती हैं तो वो सबसे पहले क्या करेगी? वो कुछ सैंपल्स बनाएंगी और वो जो पब्लिक प्लेसेस में लोगों से टेस्ट करवाएगी। उसमें एक फॉर्म भी दे सकती है उनसे जिसमें पूछा जाएगा कि भाई टेस्ट कैसा लगा आपको, प्राइस ठीक है या नहीं है, ज़्यादा है या कम है, क्या आप इसको फिर से खरीदना पसंद करोगे? तो ये जो पूरा प्रोसेस है ये सर्वे मेथड कहलाता है और सर्वे से जो रिस्पॉन्स मिलता है वो बन जाता है वैल्यूएबल डाटा। जब आप शॉपिंग अगर आप ऐप पे प्रोडक्ट के नीचे रेटिंग और रिव्यू भरते हो, वो भी एक सर्वे का ही फॉर्म है। आपने अमेज़न या फ्लिपकार्ट पे शॉपिंग की होगी या आप ब्लिंकिट वगैरह से अगर आप कुछ सामान मंगाते हो, तो वो हर एक चीज़ पे जो है आपसे फीडबैक माँगते हैं। ये क्या है? ये भी एक सर्वे का ही पार्ट है। तो सर्वे का मतलब है डाटा फ्रॉम रियल पीपल। सर्वे का पर्पस क्या होता है? सर्वे का मेन पर्पस होता है लोगों के ओपिनियन, उनके चॉइस और उनके फीडबैक को लेना। सर्वे हेल्प करता है पीपल के बिहेवियर को और चॉइसेस को समझने में।
अब हम देखते हैं कि जो मोस्ट कॉमन इंस्ट्रूमेंट यूज होता है सर्वे में वो होता है क्वेश्चनायर या इंटरव्यू शेड्यूल। जैसे ये हमने देख लिया कि रियल पीपल जो है, हम लोगों के पास जाते हैं और उनसे डाटा कलेक्ट करते हैं। प्रोडक्ट का सर्वे हो सकता है, पॉलिटिकल सर्वे, अगर कोई भी बीजेपी अगर अपना कोई कैंडिडेट देखना चाहती है किसी एक एरिया से, तो वो उसी पर्सन को कैंडिडेट बनाएगी जो वहाँ पे पॉपुलर है, जो वहाँ पे काम करता है। अगर किसी कैंडिडेट के बारे में नेगेटिव रिव्यूज हैं, तो वो उस कैंडिडेट को उस एरिया से नहीं लड़ाएगी, क्योंकि पता है कि हाँ भाई नेगेटिव है तो कोई वोट मिलेगा नहीं, तो वो ऐसे कैंडिडेट को ही लेंगी जो वहाँ पे प्रसिद्ध है, जिसने वहाँ पे कुछ काम किया है। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। और रिव्यू रेटिंग जो मैंने आपको बताया कि अगर आप अमेजन फ्लिपकार्ट वगैरह से कुछ परचेज करते हैं, ये मीशो वगैरह से परचेज करते हैं, तो वो आपको ऑर्डर रिसीव करने के बाद जो वो रेटिंग के लिए कहता है कि आपको ये ऑर्डर कैसा लगा, तो आप उसमें सारी चीज़ें बता देते हैं। अगर आपने कोई क्लोथ परचेज किए हैं तो आप उसकी क्वालिटी के बारे में बता देते हैं। इससे जो है दूसरे लोगों को भी फायदा होता है। वो जो है देख सकते हैं, अगर किसी कपड़े की क्वालिटी बेकार है तो आप उसमें फीडबैक में डाल देते हैं, हाँ इस कपड़े का जो है क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो उस बिहाफ पे डिसीजन लेते हैं। तो इससे जो है आप दूसरों की हेल्प भी कर रहे होते हैं। अब जो है, अब जो सर्वे होता है वो एक फॉर्म टाइप में होता है, उसमें कुछ क्वेश्चंस होते हैं, तो उन क्वेश्चन को बनाने के लिए भी कुछ रूल्स होते हैं जिसे हम क्वेश्चनायर कहते हैं। तो इसमें जो है आपकी टेक्स्ट बुक में 8 से 9 रूल दे रखे हैं। अब जो मोस्ट कॉमन इंस्ट्रूमेंट होता है वो क्वेश्चनायर है या इंटरव्यू शेड्यूल है। चलिए, आपने कभी नोटिस किया है कि कभी कभी कोई फॉर्म या सर्वे फॉर्म होता है, उसमें सवाल या तो बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं या इतने लंबे होते हैं कि बोर हो जाते हैं। जब सवाल गलत होते हैं, जवाब भी गलत ही मिलते हैं। तो इसलिए जब भी हम क्वेश्चनायर या इंटरव्यू शेड्यूल बनाते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बातों का ध्यान रखना पड़ता है, ताकि डाटा सही, क्लियर और यूजफुल मिले। सही डाटा के लिए सही सवाल बनाना भी जरूरी होता है। तो क्वेश्चनायर या इंटरव्यू शेड्यूल जो भी है, जो भी टूल है, इसके जरिए हम लोगों का ओपिनियन या फीडबैक या रिस्पॉन्स लेते हैं। आप एक सर्वे बना रहे हो, जैसे कि आप एक सर्वे बना रहे हो स्टूडेंट्स का फेवरेट सब्जेक्ट जानने के लिए, तो आपके जो है, जो क्वेश्चन आप उसमें इंक्लूड करेंगे वो वाजिब होने चाहिए, वो लॉजिकल होने चाहिए। ठीक है, आपकी टेक्स्ट बुक में 8 से 9 रूल्स दिए हुए हैं जो कि एक अच्छे क्वेश्चनर में होने चाहिए। तो चलिए उनको देखते हैं। क्वेश्चनर जो है, पहला है द क्वेश्चनर शुड नॉट बी टू लॉन्ग, द नंबर ऑफ क्वेश्चन शुड बी एज मिनिमम एज पॉसिबल। तो क्वेश्चनर जो है छोटा और सिंपल होना चाहिए। जितना फॉर्म छोटा होगा उतना जल्दी लोग भर पाएंगे। ज़्यादा सवाल जो है अक्सर बोरिंग होने का चांस होता है, तो इसको जो है क्वेश्चनर को शॉर्ट और सिंपल रखो। सेकंड है द क्वेश्चनर शुड बी इजी टू अंडरस्टैंड एंड अवॉइड एम्बिगुअस और डिफिकल्ट वर्ड्स। डिफिकल्ट, आसान और आपको जो है क्लियर लैंग्वेज का यूज करना होगा क्वेश्चंस को बनाते वक्त। डिफिकल्ट या बिग बिग इंग्लिश वर्ड्स से बचना चाहिए, सब लोग इजीली समझ पाए, यही गोल आपका होना चाहिए। तो आपको इजी, क्लियर और स्टूडेंट फ्रेंडली वर्ड्स उसमें ऐड करने चाहिए। थर्ड है आपका द क्वेश्चन शुड बी अरेंज इन ऑर्डर दैट द पर्सन आंसरिंग शुड बी फील कंफर्टेबल। सवालों का ऑर्डर जो है वो जनरल से स्पेसिफिक की तरफ होना चाहिए। ठीक है, फॉर्म का फ्लो ऐसा हो कि पहले जनरल क्वेश्चन हो और फिर धीरे धीरे स्पेसिफिक टॉपिक्स पे जाएं। जैसे कि जो आपका फोर्थ है, द सीरीज ऑफ क्वेश्चन शुड बी मूव फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। द क्वेश्चन शुड स्टार्ट फ्रॉम जनरल क्वेश्चन, हम देख चुके हैं। जैसे कि आपकी बुक में एक एग्जांपल दिया हुआ है, अगर आप किसी पर्सन से पूछ रहे हो डायरेक्ट कि आपका जो है इलेक्ट्रिक, जो आपका बिजली का बिल आ रहा है, क्या आप सही जस्टिफाई करते हो कि हाँ बिजली का बिल सही आया है, और उसके बाद आप पूछ रहे हो उससे कि आपके घर में बिजली आती है, लगातार बिजली आ रही है। तो क्वेश्चन का फ्लो ऐसा होना चाहिए, पहले आप उनसे पूछोगे कि क्या आपके घर में लगातार बिजली है, मतलब बिजली कितने घंटे रहती है। उसके बाद ये पूछना वाजिब रहेगा, अगर मान लीजिए बिजली 24 घंटे रहती है, फिर आप उनसे वाजिब पूछ, हाँ भाई आपका जो बिल, जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल आ रहा है, तो वो ज़्यादा तो नहीं है, आप मतलब जस्टिफाई कर पा रहे हैं उससे, जितना आप सेटिस्फाइड हैं उससे जितना बिजली का बिल आ रहा है। आई होप जो सवालों का ऑर्डर है वो नॉर्मल से लेके स्पेसिफिक होना चाहिए, जनरल से स्पेसिफिक की तरफ जाना चाहिए। आप कभी भी एक फॉर्म भरेंगे, आपने देखा होगा कि अगर आप कभी भी फॉर्म भरते हैं कोई भी, पहले वो आपकी बेसिक डिटेल्स पूछता है, आपका नाम हो गया, फादर्स नेम हो गया, या आप अगर अपना एग्जाम भरेंगे तो उसमें देखिए नाम भरेंगे, कौन सी क्लास में कौन से सब्जेक्ट्स हैं, ये पूछते हैं। उसके बाद वो आपसे पूछते हैं कि इसमें आपको कौन सा टॉपिक अच्छा लगा, लेकिन शुरू में आपसे जनरल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। के अलावा जो है आपका जो है द क्वेश्चन शुड बी प्रिसाइज एंड क्लियर। सवाल जो है सीधे होने चाहिए, घुमा फिरा के आपको कोई क्वेश्चन नहीं पूछना है। जैसे अगर आप किसी से पूछें
कि कितना परसेंटेज ऑफ इनकम है जो आप स्पेंड करते हो क्लोथिंग में टू लुक बेटर या टू लुक प्रेजेंटेबल। अब इसकी बजाय आप सीधा ये पूछ सकते हो उनसे कि आप अपने इनकम का कितना परसेंट जो है आप खर्च करते हैं क्लोथिंग के ऊपर, रेदर देन आप उसमें पूछो कि अच्छा दिखने के लिए या प्रेजेंटेबल दिखने के लिए। ये सब चीज़ें अवॉइड करके आप नॉर्मल पूछ सकते हैं कि आप इतना क्लोथिंग पे कितना खर्च करते हैं। तो डायरेक्ट और फोकस होना चाहिए आपके, जो आप सर्वे का पर्पज है उसके अनुकूल ही होना चाहिए आपके। अब अगला है, द क्वेश्चन शुड नॉट बी एम्बिग्यूअस और दे शुड इनेबल द रिस्पोंडेंट्स आंसर क्विकली, करेक्टली एंड क्लियरली। तो रिस्पोंडेंट वो होते हैं जिनसे हम सर्वे करवा रहे हैं। मान लीजिए एक पर्सन है, ये पर्सन है जो सर्वे कर रहा है, इसे हम बोलते हैं एन्यूमरेटर। और मान लीजिए ये 3-4 लोग हैं जो सर्वे में पार्ट कर रहे हैं, इनको हम कहेंगे रिस्पोंडेंट्स। तो जो सर्वे कर रहा है उसे हम एन्यूमरेटर कहते हैं, और जो सर्वे दे रहे हैं, जिनका हम सर्वे ले रहे हैं, इनको हम बोलते हैं रिस्पोंडेंट्स। तो जवाब जो है, जब सवाल जो है एम्बिगुअस नहीं होना चाहिए, ऑप्शन क्लियर होने चाहिए इसके हिसाब से, जैसे हमने पढ़ा है, ताकि जो है रिस्पोंडेंट जो है वो आंसर जल्दी दे, करेक्ट दे और क्लियर दे। जब ऑप्शन वेग होते हैं तो लोग गैस करते हैं, सही जवाब नहीं दे पाते। जैसे कि मान लो आप किसी से पूछते हो कि आप क्या किताबों पे बहुत सारा पैसा खर्च करते हैं, एक ये सवाल है। और एक आप उनसे पूछते हो कि आप जो है हर महीने कितना जो है बुक्स के ऊपर खर्च करते हो, आप उनको ऑप्शन दे देते हो 200, 200 या लेस देन 500, तो ये फिर भी वाजिब है, आप उनसे पूछ रहे हो। हाँ, हो सकता है कि इसमें थोड़ा सा ये हो सकता है कि कोई बच्चा अगर उस लिमिट से ज़्यादा, जो आपने 4 ऑप्शन दे रखे हैं, हो सकता है उससे ज़्यादा खर्च कर रहा हो, तो ऑप्शन में ही ना हो, तो ये भी हो सकता है। लेकिन आप जो है एक उस बेस पे नहीं पूछ सकते कि आपने खाली क्या आप ज़्यादा खर्च करते हो। ज़्यादा हो सकता है किसी के लिए 100 रुपये ज़्यादा हो सकता है किसी के लिए 500 रुपये ज़्यादा हो। तो जो है आपके क्वेश्चन जो है वो क्लियर होने चाहिए, करेक्ट होने चाहिए। इसके अलावा 7th पॉइंट है आपका, द क्वेश्चन शुड नॉट बी डबल नेगेटिव्स। द क्वेश्चन स्टार्टिंग विद वुड यू और डोंट यू शुड बी अवॉइडेड एज दे मे लीड टू बायस्ड रिस्पॉन्सेज। आप अपने क्वेश्चन में जो है नेगेटिव्स यूज वर्ड ना करें। डोंट यू थिंक टाइप के सवाल जो है वो कंफ्यूजिंग होते हैं और लोग कई बार जो है इसका जवाब उल्टा दे देते हैं। तो आपको जो है आस्क स्ट्रेट और नॉट ट्विस्टेड क्वेश्चंस, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। द क्वेश्चन शुड नॉट बी ए लीडिंग क्वेश्चन व्हिच गिव्स ए क्लू अबाउट हाउ द रिस्पोंडेंट शुड आंसर। अब जो है जब सवाल में ही जवाब छुपा होता है तो लोग आंसर नहीं दे पाते हैं, तो इसलिए आपको जो है ऐसे क्वेश्चन जिसमें खुद आंसर होता है वो लीडिंग क्वेश्चंस कहलाते हैं, तो आपको इनसे बचना चाहिए। जैसे एग्जांपल है कि हाउ डू यू लाइक द फ्लेवर ऑफ दिस हाई यील्डिंग टी। एक एग्जांपल आपकी किताब में है कि हाउ डू यू लाइक द फ्लेवर ऑफ दिस हाई यील्डिंग टी। अब इसमें हाई यील्डिंग टी है, आपने खुद ही बता रहे हो, तो फिर इसमें कंफ्यूज रहेगा। वो हो सकता है आपके हिसाब से हाई यील्डिंग दो, लेकिन जो रिस्पोंडेंट दे रहा है उसके हिसाब से ना हो। आपको खाली सवाल ये पूछना चाहिए, हाउ डू यू लाइक द फ्लेवर ऑफ दिस टी। ऐसे एक क्वेश्चन है कि हाउ सेटिस्फाइड आर यू विद द अमेजिंग फीचर्स ऑफ दिस ऐप। तो कोई एप्लीकेशन है, आप उसको यूज करने के बाद ही बता पाओगे अमेजिंग फीचर्स। अब जो न्यूमरेटर है उसने पहले ही अमेजिंग फीचर कर दिया है, के हिसाब से हो सकता है न्यूमरेटर के हिसाब से अमेजिंग हो, जो रिस्पोंडेंट यूज कर रहा है हो सकता है उसके हिसाब से अमेजिंग ना हो। तो ये जो टाइप के क्वेश्चन है वो लीडिंग क्वेश्चन होते हैं, आपको इनसे बचना चाहिए। आपको डायरेक्ट खाली ये पूछना, नॉन लीडिंग, हाउ सेटिस्फाई आर यू विद द फीचर्स ऑफ आवर ऐप। आप हमारे ऐप के फीचर से कितना खुश हैं, ये पूछ सकते हैं। आप बाद में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आपको कौन सा ऐसा फीचर है जो आपको अच्छा लगता है, रेदर देन लीडिंग क्वेश्चन डायरेक्ट आप कुछ भी अपने ऐप के बारे में अच्छा या बुरा ना बताएं। खाली आपको सर्वे कर रहे हो तो आपको जो है पब्लिक के ओपिनियन जानना है, पब्लिक का फीडबैक जानना है, तो आपको लीडिंग क्वेश्चन से आपको हमेशा बचना चाहिए। इसके अलावा द क्वेश्चन शुड नॉट इंडिकेट अल्टरनेटिव्स टू द आंसर। रिस्पोंडेंट को खुद सोचने देना चाहिए, आप उनको ऑप्शन डिक्टेशन ना दो। आप जो है जैसे आपकी बुक में एक एग्जांपल दिया है कि वुड यू लाइक टू डू ए जॉब और टू बी ए हाउसवाइफ आफ्टर कॉलेज। आप उन्हें ऑप्शन ना दो, आप खाली उनसे पूछ सकते हैं आप कॉलेज के बाद क्या करना चाहेंगे। ये एक वाजिब क्वेश्चन होगा, रेदर देन कि आप उनको ऑप्शन दे रहे हो कि भाई जॉब करोगे या हाउस वाइफ रहोगे। तो इससे जो चीजें प्रॉपर नहीं आ पाती, हो सकता है रिस्पोंडेंट के दिमाग में कुछ और बताना चाह रहा हूँ, तो आपको जो है अल्टरनेटिव्स नहीं देने चाहिए आंसर। तो दोस्तों क्वेश्चन बनाने भी एक आर्ट है और सही डाटा मिलने का साइंस भी।
तो अभी हमने समझा कि क्वेश्चनर छोटा, सिंपल और क्लियर होना चाहिए, कंफ्यूजन, बायस और डबल मीनिंग से बचना चाहिए, सवालों का ऑर्डर लॉजिक के साथ होना चाहिए। ऐसे सवाल बनाएंगे तभी हमें सही डाटा मिलेगा और सही डिसीजन ले पाएंगे। और यहाँ पे जो है सवाल सिर्फ सवाल नहीं है। आपने सुना होगा सही सवाल पूछने से जो है आधा जवाब मिल जाता है, लेकिन सवाल दो तरीके के होते हैं, क्लोज एंडेड क्वेश्चन जिसे हम स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन भी कहते हैं, और ओपन एंडेड क्वेश्चन जिसे हम जो है नॉन स्ट्रक्चर्ड या अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन कहते हैं। दोनों का अपना रोल है सर्वे में। चलिए सिंपल एग्जांपल के साथ समझते हैं। क्लोज एंडेड क्वेश्चन देखते हैं, जब आंसर जो है ऑलरेडी डिफाइन होता है। क्लोज एंडेड क्वेश्चन वही होते हैं जिनके ऑप्शंस पहले से दिए होते हैं, आपको बस चूज करना होता है। जैसे कि आपने जो है अपना लैंड जो है, अपनी ज़मीन क्यों बेची है, अपना जो है डेट पे करने के लिए, या चिल्ड्रन की एजुकेशन को फाइनेंस करने के लिए, या किसी और प्रॉपर्टी के लिए। तो आप इनको ऑप्शन दे रहे हो, तो ये क्लोज एंडेड है। हो सकता है उसने किसी और पर्पज के लिए लिया हो, लेकिन ये जिसमें आप उनको ऑप्शन दे रहे हैं, तो ये क्लोज एंडेड क्वेश्चन है। ओपन एंडेड क्वेश्चन हैं जब आप पूछ रहे हो कि आप ग्लोबलाइजेशन के बारे में आपका क्या ख्याल है, तो ये जो है ऑप्शन, ये होता है ओपन एंडेड क्वेश्चन। या आपने किसी से पूछा कि ऑपरेशन सिंदूर जो अभी हुआ था, जो इंडियन आर्मी ने किया था, आपके बारे में क्या कहना चाहेंगे, ये ओपन एंडेड क्वेश्चन है। हर एक पर्सन का, अगर वो सर्वे में पार्ट ले रहा है, तो हर एक रिस्पोंडेंट हो सकता है उनका ओपिनियन अलग हो। या फिर आप सुनामी के बारे में अगर आजकल सुन रहे हो, तो सुनामी के बारे में जो है पूछेंगे, तो हर एक का अलग अलग व्यू होगा। या पॉलिटिकल पार्टी के बारे में पूछेंगे, तो हर एक का अलग अलग व्यू होगा कि आपको बीजेपी के बारे में क्या पसंद है। हर एक का अलग अलग ओपिनियन होगा। तो ये ओपन एंडेड क्वेश्चन है। क्लोज एंडेड क्वेश्चन में आप जनरली रिस्पोंडेंट को देते हैं, और रिस्पोंडेंट को उन्हीं ऑप्शंस में से सेलेक्ट करना होता है। तो ये जो है क्लोज एंडेड क्वेश्चन होते हैं। तो इसमें टू वे क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, जिसमें केवल दो ही ऑप्शंस होते हैं, यस और नो। आपको ये एक्टर पसंद है, या आपको ये पॉलिटिकल पर्सन पसंद है या नहीं, यस और नो करके ऑप्शन हो सकते हैं। ठीक है, मल्टीपल चॉइस भी हो सकता है कि आपको कौन सा फ़ोन पसंद है, 4-5 फ़ोन दे दिया, आईफ़ोन, एंड्रॉयड, या फ़ोन के नाम बता दिए हैं, ओप्पो, सैमसंग, आईफ़ोन, और 2-3 ऑप्शन दे दिए हैं। तो ये सारे क्लोज़ एंडेड क्वेश्चंस होते हैं। अब क्लोज़ एंडेड क्वेश्चंस के एडवांटेज क्या हैं? क्लोज़ एंडेड क्वेश्चन के कुछ मेजर फ़ायदे होते हैं। सब लोग सेम फॉर्मेट में आंसर करते हैं। उन्हें स्कोर करना और डाटा एनालाइज़ करना ईज़ी होता है। टाइम एफिशिएंट भी होता है। लेकिन दिक्कत ये है कि कभी-कभी जो ऑप्शंस दिए गए होते हैं, उनमें से किसी में भी रिस्पोंडेंट का असली आंसर नहीं होता है। और ओपन एंडेड क्वेश्चंस, जब जवाब आपके शब्दों में होता है। इसके भी कुछ फायदे नुकसान हैं, लेकिन इसमें ये है कि आप इसको एनालाइज नहीं कर सकते। अगर ओपन एंडेड में देखें, कोई 2 पेज का आंसर बता रहा है, या 1 घंटे की स्पीच देके आपको ओपन एंडेड क्वेश्चन का आंसर दे रहा है, तो आप उसको एनालाइज नहीं कर पाओगे। तो बस एक डिसएडवांटेज यही होता है। तो ओपन एंडेड को अगर हम कहेंगे, तो वो फ्लेक्सिबल, एक्सप्रेसिव, लेकिन हार्ड टू एनालाइज है। चलिए एक ओपन और क्लोज एंडेड के लिए एक कहानी समझते हैं। मान लो आप अपने स्कूल में कैंटीन फूड का फीडबैक लेना चाहते हो। तो क्लोज एंडेड क्वेश्चन जो है क्या रहेगा, कि आप सर्वे फॉर्म में डाल सकते हो, डू यू लाइक द फूड इन द कैंटीन, यस और नो, दो ऑप्शन है। और ओपन एंडेड क्वेश्चन में ये हो सकता है कि आपको जो है कैंटीन का फूड कैसा लगा, या व्हाट चेंजेस वुड यू सजेस्ट इन द कैंटीन फूड। फर्स्ट केस में तो, जिसमें आपने पूछा कि आपको फूड पसंद है या नहीं है, उसमें तो आंसर यस या नो में है। लेकिन जिसमें स्टूडेंट्स को खुद लिखना है कि आपको क्या सजेशन देना है कैंटीन फूड के बारे में, हो सकता है कोई लिखेगा कि टेस्ट को इम्प्रूव करो, या हो सकता है कि वैरायटी बढ़ाओ, या हो सकता है कि हाइजीन का ध्यान रखो। तो इस तरह के क्वेश्चन का यूज़ हमें करना है, किस तरह के क्वेश्चन का, ये डिपेंड करता है सर्वे के पर्पज़ के ऊपर। तो ओपन एंडेड क्वेश्चन, ओपन एंडेड जो क्वेश्चंस होते हैं, वो हम तब यूज़ करते हैं जब ओपिनियन मैटर्स करता है, किसी का ओपिनियन मैटर करे। और क्लोज एंडेड क्वेश्चन करते हैं अगर हमें क्विकली किसी स्टेट पे, किसी नतीजे पे पहुंचना है, तो हम। तो इसमें जो है रिस्पॉन्ड, अब जैसे क्लोज एंडेड क्वेश्चन है, रिस्पोंडेड चूज करता है फ्रॉम फिक्स्ड ऑप्शंस। ओपन एंडेड में रिस्पोंडेंट गिव्स आंसर इन ओन वर्ड्स। दो वे क्वेश्चंस होते हैं, इसमें दो चॉइसेस होते हैं, यस या नो। मल्टीपल चॉइस में, इसमें दो से ज्यादा, मतलब 3 और मोर आंसर ऑप्शंस। और चूज टाइप बेस्ड ऑन नीड, अगर आपको कौन सा यूज करना है, ये आप देखोगे सर्वे के पर्पस। अगर आपको क्विकली कोई स्टेट चाहिए, तो आप क्लोज एंडेड जो है क्वेश्चन करोगे। अगर आपको कोई डीप इंसाइट चाहिए, तो आप जो है ओपन एंडेड क्वेश्चन की तरफ जाओ। अब डाटा कलेक्ट कैसे करते हैं? बेसिकली 3 तरीके होते हैं डाटा कलेक्ट करने के, इंटरव्यू, मेल और फोन।
सर्वे जो है जो हमने देखा था कि रियल पीपल, रियल क्वेश्चन, रियल डाटा। अब इसमें जो है जैसे पर्सनल इंटरव्यू है, इसमें डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है रिस्पोंडेंट के साथ। मेलिंग में हम उनको मेल भेज देते हैं या पोस्ट से भेज देते हैं। टेलीफोन इंटरव्यू में हम के पास फ़ोन करके डाटा कलेक्ट करते हैं। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले मेथड है पर्सनल इंटरव्यू, यानी फेस टू फेस बातचीत रिस्पोंडेंट के साथ होती है। जैसे मान लीजिए एक एनजीओ है, वो डायरेक्टली लोगों के घर जाके उनकी इनकम और हेल्थ कंडीशन के बारे में पूछती है। ये एडवांटेजेस क्या होंगे अगर आप डायरेक्ट सामने से इंटरव्यू ले रहे हो? आपने देखा होगा कि अगर आप कोई भी न्यूज़ पे जो है कोई पर्सन आता है, वो उनके इंटरव्यू लेता है या पॉडकास्ट लेता है, तो वो काइंड ऑफ पर्सनल इंटरव्यूज टाइप ही है। वहाँ पे वो डायरेक्ट उनसे बातचीत कर रहे हैं, यानी फेस टू फेस बातचीत हो रही है। अब इसके एडवांटेज क्या है? एडवांटेजेस ये हैं कि इंटरव्यू जो है समझ सकता है जो है रिस्पोंडेंट जो है वो किस हिसाब से बिहेव कर रहा है, उसके रिएक्शन को देख के वो क्वेश्चन चेंज भी कर सकता है, या उसके बिहाफ पे वो अगर रिस्पोंडेंट को समझ में नहीं आ रहा है कोई क्वेश्चन, तो उसको और समझा सकता है। मतलब हमें पता लग जाता है कि हाँ, या रिस्पोंडेंट भी खुद पूछ सकता है, तो वो काफ़ी ईजी हो जाता है। अगर कहीं पे भी कुछ मिसकंसेप्शन से आ रहा है, तो वो आपस में प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं, डाउट क्लियर हो जाते हैं। और रिएक्शन जैसे मैंने बताया कि रिस्पोंडेंट के रिएक्शन को ऑब्जर्व किया जा सकता है, जो कि एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है अगर आप कोई सर्वे कर रहे हैं तो। और इम्पोर्टेंट आंसर्स को और डिटेल में पूछा जा सकता है। वहीं पे इसके डिसएडवांटेज भी हैं। डिसएडवांटेजेस हैं, थोड़ा कॉस्टली होता है। जो पर्सन इंटरव्यू ले रहा है उसकी ट्रेनिंग पे, कि ऐसा नहीं कोई भी रैंडम पर्सन जाके जो है इंटरव्यू ले लेगा, की प्रॉपर ट्रेनिंग होती है तब वो जाके इंटरव्यू लेता है, और उसके लिए ट्रैवल भी करना पड़ सकता है, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग भी है। आपको आपस में म्यूचुअल जो है रिस्पोंडेंट का और इंटरव्यूअर का म्यूचुअल कंसेंट होना चाहिए एक टाइम पे जब आप मिलें। और इंटरव्यू कई बार ऐसा होता है कि अगर इंटरव्यूअर रहता है सामने, तो कई चीज़ें जो है रिस्पोंडेंट नहीं बता पाते हैं। जैसे कि अगर आप अपने घर पे देखेंगे, अगर आपके पिताजी आपसे सामने से सवाल कुछ पूछते हैं, तो हो सकता है कि घर के हमारे कुछ आप चीज़ें ना बताएं। ऐसा इंटरव्यू के साथ नहीं है, बट कुछ चीज़ें हैं। अगर टीचर सामने रहता है, अब स्कूल में कई बार ऐसा होता है कि कोई टेस्ट होता है, आप रिटर्न में टेस्ट देते हैं तो हो सकता है उसको आंसर लिख सकते हैं। लेकिन अगर कोई सामने स्कूल क्लास में खड़ा करके अगर आपसे कोई पूछे, तो आप जवाब नहीं दे पाते। हो सकता है आपको कुछ हेजिटेशन हो क्लास के सामने बोलने की। तो हर एक पहलू के जो है कुछ नुकसान भी कुछ फायदे भी हैं। तो डिसएडवांटेज जैसे हमने देखा कि एक्सपेंसिव है, ज़्यादा समय भी लेता है, और मैं इनहिबिट रिस्पोंडेंट रिस्पोंडेंट को थोड़ा सा जो है डर भी हो सकता है कि वो कई चीज़ें ना बता पाए क्योंकि इंटरव्यू सामने है। आई होप ये जो है आपको समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट जो है मेलिंग क्वेश्चनर पे जाते हैं। ये मेथड तब यूज होता है जब रिसर्चर खुद पर्सनली नहीं मिल सकता, तो वो क्वेश्चनर जो है पोस्ट या ईमेल के जरिए भेजता है। जैसे एक कंपनी आपके मेल पे सर्वे भेजती है, हाउ वाज योर शॉपिंग एक्सपीरियंस। आप देखिएगा, आप कभी अमेजन से अगर सामान खरीदते हैं, एक तो आपको एप्लीकेशन पे ही जो है आप उसका जो है रेटिंग दे सकते हैं 1 से लेके 5 तक, या फिर आपके पास कई बार जो है कंपनीज मेल भी करती हैं कि आपको जो है जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं वो कैसे लगे हैं, आप रेटिंग दे सकते हैं। अगर आपको कुछ भी इशू है तो अपना फीडबैक दे सकते हैं, मेल पे भी आता है, तो मेल पे हम रिस्पॉन्स देते हैं। तो when the data in a survey are collected by mail, the questionnaire is sent to each individual by mail with a request to complete and return it by the given date. अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं? इसके एडवांटेजेस ये हैं कि एक तो एक्सपेंसिव कम है, ठीक है, आपको कुछ खर्चा ज़्यादा करना नहीं पड़ता। और एक्सेस टू पीपल इन रिमोट एरियाज, रिमोट एरिया में भी हैं तो आप जो है स्पीड पोस्ट करवा सकते हैं या मेल के थ्रू करवा सकते हैं। और परमिट्स थॉटफुल आंसर। थॉटफुल आंसर मतलब हो सकता है कि जब इंटरव्यू आपके सामने, तो आप ना सोच समझ के आंसर ना दे पाएँ, आपको तुरंत आंसर करना होता है। लेकिन यहाँ पे उसके पास कोई टाइम बाउंड नहीं है, वो आराम से उसके पास आया है, वो सोच विचार करके क्वेश्चन पूछ के बाद जो है उसको आंसर दे सकता है। जैसे आप फीडबैक देते हैं किसी का, तो अगर आपने कोई क्लॉथ परचेज किया है अमेजन या फ्लिपकार्ट से, तो हो सकता है आप उसको हफ्ता यूज़ करो, 10 दिन बाद, 10 दिन तक यूज़ करो, उसके बाद धो के देखोगे उसे कि उसका कलर गया है नहीं गया, उसके बाद आप उसकी रेटिंग दोगे। आप ऐसा नहीं कि आप कोई भी प्रोडक्ट आया और आपने उसको जो है रेटिंग दे दी, आप उसको प्रॉपर 8-10 दिन यूज़ करोगे, उसके बाद रेटिंग दोगे कि हाँ आपको वो प्रोडक्ट कैसा लगा। तो बस यही फ़ायदा है। आप पर्सनल इंटरव्यू में कुछ चीज़ें नहीं बता सकते तुरंत, लेकिन मेल जब क्वेश्चनायर आता है आपके मेल पे या पोस्ट से, बस एक सही समय रहता है, आपके पास अच्छा टाइम रहता है प्रोडक्ट को यूज़ उसके। और डिसएडवांटेजेस क्या होंगी, जो है क्वेश्चन कई बार अगर हो सकता है कि मिसअंडरस्टैंड कर ले,
आप जब प्रिंटर सामने रहता है तो आप जो है कुछ अगर आपको डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं, लेकिन इसमें आप पूछ नहीं पाएंगे। अगर आप पूछेंगे तो वो ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाएगा। तो कई बार ऐसा भी होता है कि अगर मान लीजिए आप एक दुकान पे सामान लेने गए और वो आपसे तुरंत ही जो है पूछ लेता है कि आपको कैसा प्रोडक्ट लगा या आपने लास्ट टाइम, तो आपको उसका आंसर तुरंत ही देना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे जो रिस्पॉन्स रेट है वो काफ़ी कम रहता है। ये जो है लो रिस्पॉन्स रेट, कि आपके पास मेल आई है, आपने देख भी लिया है, लेकिन आप उस टाइम नहीं देना चाह रहे हैं आंसर। कई बार मोस्टली बहुत सारे केस ऐसे होते हैं, जैसे अगर मैं भी खुद कुछ अगर ब्लिंकिट से या फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करता हूँ, मैं रेटिंग नहीं देता हूँ, तो लो रिस्पॉन्स रेट होता है। और नॉन रिटर्न ऑफ क्वेश्चनर, कई बार जो है आंसर ही नहीं देते हैं। रिस्पॉन्स रेट तो कम होता ही है, लेकिन कई बार जो है लोग आंसर ही नहीं करते हैं, तो इसीलिए जो है क्वेश्चनर के भी जो है एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस हैं। दूसरा ऑप्शन जो है वो टेलीफोन इंटरव्यू है, जब फ़ोन पे सवाल पूछे जाते हैं। तो यहाँ इंटरव्यू फ़ोन पे कॉल करके क्वेश्चन पूछता है, हेलो सर, वी आर कंडक्टिंग ए क्विक सर्वे, कैन वी आस्क यू फ्यू क्वेश्चंस अबाउट योर इंटरनेट यूसेज। ऐसे कॉल हो सकता है आप लोगों ने सुने हों, या फिर आपसे जो है कई बार, जैसे एयरटेल के जो है मेरे पास एक दो बार फ़ोन आया कि आपको जो है नेटवर्क कैसा लगा है एयरटेल का, कहीं ऐसा तो नहीं आपको मतलब कुछ इश्यूज आ रहे हैं। ऐसे ही जो है अगर आप किसी कंपनी की वॉशिंग मशीन यूज़ कर रहे हैं तो आपके पास जो आप परचेज करते हो 2-3 महीने बाद जो आपके पास फ़ोन आ जाते हैं, वो आपसे पूछ कोई आपको परेशानी तो नहीं आ रही। तो ये सब जो है टेलीफोनिक होते हैं, अगर कुछ भी परेशानी है आप अपना फीडबैक दे सकते हैं फ़ोन पे। इसके भी कुछ एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस हैं। डिसएडवांटेजेस ये हो सकते हैं कि चीप कंपेयर टू पर्सनल इंटरव्यू, क्विक एंड टाइम सेविंग है। इंटरव्यू हेल्प कर सकता है चीज़ें समझने में, समझाने में। जैसे इंटरव्यू था, हमने देख पहले मेथड इंटरव्यू था, हम सामने पूछ सकते हैं अगर कुछ इशू है तो। ऐसे ही टेलीफोनिक में भी हम उनसे फ़ोन पे पूछ सकते हैं अगर कोई हमें चीज़ें समझ में नहीं आ रही। लेकिन क्वेश्चन ईमेल वाले में हम नहीं पूछ सकते। आप टाइप करोगे, फिर लिखोगे, फिर वो सर्वे जो एन्यूमरेटर है वो देखेगा, हो सकता है 2 दिन बाद देखे, फिर वो उसका रिप्लाई देगा। तो ये काफ़ी जो है लंबा हो जाएगा। तो कि जिस सेंस में आप पूछना चाह रहे हो या जिस सेंस में एन्यूमरेटर पूछना चाह रहा है, आप उस सेंस में नहीं समझ पा रहे हो। आप ईमेल वाले को छोड़ के इंटरव्यू वाले में और टेलीफोन वाले में आप डायरेक्ट पूछ सकते हो। तो और इसके डिसएडवांटेज क्या है कि हर किसी के पास फ़ोन होता नहीं है, तो हो सकता है कि एक्सेस ना हो, नेटवर्क का इशू हो सकता है, कई बार लॉन्ग इंटरव्यूज पॉसिबल नहीं हो पाते हैं इसमें। डिसएडवांटेज ये है कि थोड़ा कि एक्स पीपल एज many people may not own telephones। तो दोस्तों, डाटा कलेक्ट करने के जो 3 मेजर तरीके होते हैं, पर्सनल इंटरव्यू जो कि फेस टू फेस डिटेल कॉस्टली होता है, मेलिंग सर्वे रिमोट फ्रेंडली और चीप है बट लो रिस्पॉन्स होता है, टेलीफोनिक इंटरव्यू क्विक और ईजी है बट रीच लिमिटेड है। ये 3 तरीके हमने पढ़े हैं, और कौन सा मेथड यूज़ करना है ये डिपेंड करता है बजट के ऊपर, हमारा बजट कितना है, टाइम कितना है, और टारगेट ऑडियंस कौन सी। ये हमने पढ़ लिए हैं। अब हम चलते हैं पायलट सर्वे पे। चलिए अब देखते हैं कि पायलट सर्वे होता क्या है। जब एक बार हम क्वेश्चनर रेडी कर लेते हैं, तब कहा जाता है कि एक ट्राई आउट किया जाए, और इसको एक स्मॉल ग्रुप में, जिसे हम स्मॉल ग्रुप के ऊपर यूज करेंगे, जिसे हम पायलट सर्वे या प्री टेस्टिंग भी कहते हैं। पायलट सर्वे का मतलब है पहले प्रैक्टिस होगी फिर सर्वे होगा। तो जैसे आप मान लीजिए 10th में जो बोर्ड के एग्जाम्स होते हैं, 12th में बोर्ड के एग्जाम होते हैं, 8th में बोर्ड के एग्जाम होते हैं, उससे पहले जो है 1-2 महीने पहले एक हम प्री बोर्ड का एग्जाम देते हैं, या हम घर पे भी, या अगर हम ट्यूशन सेंटर पे है तो वहाँ पे भी हम काफ़ी मॉक्स लगाते हैं। तो ये सब क्या है, हम पहले एक तैयारी करते हैं, तो हमारा एक्चुअल एग्जाम नहीं है। ये जो पायलट सर्वे है ये वो उन्हीं मॉक्स की तरह ही होता है, जिसमें जो हम एक पहले ट्राई आउट करते हैं एक्चुअल सर्वे पे जाने से पहले। तो फ़ायदा क्या होता है इसका, जब क्वेश्चनर रेडी हो जाता है तो पहले हम जब उसको एक छोटे से ग्रुप में टेस्ट करते हैं, मान लीजिए 10-15 लोगों पर, कुछ चीज़ें समझ में आ जाती है। जैसे कि क्या हमारे सवाल क्लियर हैं, अगर मैं सर्वे, मेरे को सर्वे करना है, मैं मैंने सर्वे के क्वेश्चन सारे डिसाइड कर लिए, फॉर्म बना दिया, मैं सीधा मार्केट में नहीं निकल जाऊंगा। बहुत सारी चीज़ें उससे पहले डिसाइड करता हूँ कि मेरे ग्रुप ऑफ मुझे सर्वे करना है। पहले मैं चेक करूंगा एक स्मॉल ग्रुप के ऊपर, हो सकता है किसी को कुछ क्वेश्चन पसंद ना आए तो हम हो सकता है चेंज करें। तो सबसे पहले तो हमें इसका ये पता लग जाएगा कि सवाल हमारे क्लियर है या नहीं, और रिस्पोंडेंट कंफ्यूज तो नहीं हो रहा है, और एन्यूमरेटर सही काम कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। अब ऐसा तो नहीं, जैसे मैंने सवाल निकाला, अब मेरी कोई कंपनी है पार्ले जी की, तो अब ऐसा तो है नहीं कि मैं खुद जाके सर्वे करूंगा, मैं भी कम से कम अपने 8-10 एन्यूमरेटर रखूंगा,
उनको ट्रेनिंग दूंगा, उनसे कहूंगा कि भाई ऐसे ऐसे सवाल पूछने हैं। तो उनकी भी जो है जब वो एक पायलट सर्वे करते हैं तो उनके बारे में पता लगता है कि क्या वो अपने काम को अच्छे से कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, और कितना टाइम और पैसा लग रहा है, इसके बारे में भी थोड़ा थोड़ा आइडिया लग जाता है, जिससे एक कंपनी जो है बजट डिसाइड कर सकती है। तो ये सब जानने के लिए जो है पायलट सर्वे किया जाता है। पायलट सर्वे हेल्प्स आइडेंटिफाई प्रॉब्लम्स बिफोर द रियल सर्वे। तो जो हमें रियल सर्वे में अगर कुछ प्रॉब्लम आने वाली होगी तो वो हम पायलट सर्वे में उसके बारे में देख सकते हैं। तो पायलट सर्वे जैसे हमने कहा कि एडवांटेज जैसे हम देख चुके हैं कि क्वेश्चन में जो गलती या कंफ्यूजन हो पहले ही समझ में आ जाती है। लैंग्वेज और इंस्ट्रक्शंस कितने क्लियर हैं ये भी टेस्ट हो जाता है। एन्यूमरेटर की ट्रेनिंग चेक हो जाती है, कॉस्ट ऑफ टाइम का रफ आइडिया मिल जाता है, और एक्चुअल सर्वे करने से पहले हमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी मिल जाता है। चलिए जैसे कि सेंसस वाला, ओके, पायलट सर्वे पढ़ा है हमने जैसे। अब इसके बाद हम आते हैं कि जो एन्यूमरेटर होता है, एक्चुअली ये शब्द आया था सेंसस के दौरान, जब सेंसस जो है हमेशा हर 10 साल में होती है, इसका मतलब होता है जनगणना। और जो है इसमें होता क्या है, हाउस टू हाउस इंक्वायरी होती है, पूरे इंडिया में हर घर जाके हर एक पर्सन की इंक्वायरी की जाती है। उसमें कुछ की डिटेल जैसे डेट ऑफ बर्थ के बारे में, डेथ रेट्स के बारे में, लिटरेसी रेट्स के बारे में, एम्प्लॉयमेंट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, साइज और कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, सारी चीज़ें कलेक्ट की जाती हैं। और के लिए जो है बहुत सारे एनुमरेटर जाते हैं, ये जनरली हर 10 साल में होता ही है। और जो कलेक्ट करता है और जो पब्लिश करता है वो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया कहलाता है। तो वो जो हमारा जो लास्ट सेंसस हुआ था वो 2011 में हुआ था। अभी जो है 2011 के हिसाब से 2021 में होना था, लेकिन कोविड के कारण जो है वो नहीं हो पाया था। तो अब जो है ये मोस्ट प्रोबेबली 2027 में, अभी जो पेपर में आया है 2027 में जो आपका नेक्स्ट सेंसस होने जा रहा है। अब जब हर एक पर्सन या हर एक हाउस होल्ड का जो हम डाटा कलेक्ट करते हैं उसको ही हम सेंसस कहते हैं। ये एक ऐसा सर्वे होता है जो पूरी पॉपुलेशन का डाटा कलेक्ट करते हैं, हर एक घर का, हर एक व्यक्ति का। तो सेंसस को हम कंप्लीट काउंट ऑफ द इंटायर पॉपुलेशन कहते हैं। सेंसस इंडिया में कैसे होता है, ये जैसे हमने पढ़ा है कि 10 साल में होता है, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया है कलेक्ट करता है। जैसे कि हर हर घर से डाटा कलेक्ट करता है, हर 10 साल में सेलेक्ट होता है। पॉपुलेशन के ग्रोथ के बारे में हमें पता लग जाता है, 2011 में हुआ था, अब 2027 में होगा। ऐसे 2011 से पहले जो है, जैसे 2011 से पहले 2001 में हुआ था, उसमें 102.87 करोड़ पीपल थे। इससे पहले 1901 में 23.83 करोड़ पीपल थे। इससे हमें आइडिया लग जाता है कि इंडिया की पॉपुलेशन कितनी थी, ग्रोथ हो रही है नहीं हो रही है। इससे हमें ग्रोथ रेट भी पता लग जाती है। ग्रोथ रेट यहाँ पे नीचे देखेंगे आप, ये जो है 1971 से 81 के 2.2% ग्रोथ रेट थी। 1999 से 2001 में 1.97% ग्रोथ रेट थी, और 1.64% पॉइंट है, 1.64% है ग्रोथ रेट थी 2001 से 2011 के बीच। तो इससे जो है हमें ग्रोथ रेट के बारे में पता लग जाए, यानी ग्रोथ ग्रोथ जो है रेट धीरे धीरे कम हो रहा है, जो एक अच्छी बात है। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो है वो स्लो हो रहा है 2.2% से 1.6। अब सेंसस से और क्या क्या जानकारी मिलती है हमें, सेंसस सिर्फ पॉपुलेशन गिनना नहीं होता, एक पूरा डेमोग्राफिक प्रोफाइल बताता है। जन्म और मृत्यु के रेट के बारे में बताता है कि बर्थ हजार में जो है, अगर 1000 की पॉपुलेशन है तो उसमें बर्थ रेट कितना है, डेथ रेट कितना है, लिटरेसी रेट कितना है, लाइफ की एक्सपेक्टेंसी कितनी है, एम्प्लॉयमेंट स्टेटस कितना है, कितने लोग जो एम्प्लॉयड हैं, जेंडर रेशो क्या है मेल फीमेल का एक किसी एरिया में, फिर उसको नेशनल लेवल पे, इंडिया के लेवल पे रूरल और अर्बन पॉपुलेशन कितनी है, कितने लोग गाँव में रहते हैं, कितने लोग शहर में रहते हैं। ये सारी चीज़ें जो है सेंसस के द्वारा पता लगती है, और गवर्नमेंट ये डाटा यूज़ करके जो है पॉलिसीज बनाती है, जैसे स्कूल, हॉस्पिटल, राशन डिस्ट्रीब्यूशन। अगर ज़्यादा लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं तो राशन डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ होता है। अगर गाँव में स्कूल कम है, वहाँ पे कम है तो वहाँ पे स्कूल ओपन करेंगे। मेडिकल फैसिलिटीज़ कम है इस एरिया में, वहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज़ ज़्यादा ओपन करेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं सेंसस होने के बाद ही पता लगती है। तो पॉपुलेशन और सैंपल, ये जो है, ये जब हम सबका डाटा कलेक्ट करते हैं इसे हम पॉपुलेशन कहते हैं। लेकिन आप खुद सोच के देखिए कि अगर हमें इतना बड़ा किसी कंपनी को अगर करना है तो क्या हर एक उस पर्सन से डाटा कलेक्ट कर पाएगी? बिल्कुल भी नहीं। तो चलो आप एक एग्जांपल से देखो, अगर आपको पूरे स्कूल में 1000 स्टूडेंट्स हैं और आपको 1000 के 1000 स्टूडेंट्स का ओपिनियन लेना है, क्या आप हर एक बंदे से पर्सनली पूछ पूछ पाओगे जाके कि हाँ, अगर कोई फिल्म स्टार के बारे में या किसी स्कूल कैंटीन में स्नैक के बारे में या कैंटीन के खाने के बारे में आपको राय लेनी है, तो आप क्या उन 1000 स्टूडेंट्स के पास जाके पूछ पाओगे कि हाँ आपको खाना कैसा लग रहा है?
कौन सी चीज़ जो आपकी बेस्ट है खाने में, स्नैक्स में, कैंटीन में, ये पॉसिबल ही नहीं है। आप क्या करते हो, आप जो है कुछ पर्सन के पास जाते हो, ठीक है, 1000 में से हो सकता है आप 200 से सर्वे करो कि भाई कैसा आपको खाना लगा, और उस सैंपल के बेस पे ही जो आप उस पूरी पॉपुलेशन के बारे में बता दोगे। आप जैसे पूरे स्टूडेंट्स जो है 1000 स्टूडेंट्स के पास तो नहीं जा पाओगे, तो आप सैंपल जो है सैंपल सेलेक्ट करते हो पहले, फिर जो है उनसे पूछते हो अगर इनको कोई फूड पसंद है या इनका कोई फूड स्टार पसंद है, आप वो चीज़ पूरे ग्रुप के ऊपर अप्लाई कर देते हैं। तो ऐसा ही होता है। और पॉपुलेशन को जो हम यूनिवर्स भी कहते हैं। तो पॉपुलेशन और यूनिवर्स का मतलब होता है कि पूरा ग्रुप जिसे हम स्टडी करना चाहते हैं, लेकिन टाइम और कॉस्ट के कंस्ट्रेंट के कारण हम वो कर नहीं पाते। अगर आपको हरियाणा के फार्मर्स के बारे में मान लीजिए इनकम पैटर्न को स्टडी करना है, पॉपुलेशन होगा हरियाणा के सारे फार्मर्स। ये ग्रुप काफ़ी बड़ा हो सकता है, 1000 हो सकता है, 1 लाख भी हो सकता है, 5 लाख भी हो सकता है। सर्वे का रिजल्ट इसी ग्रुप पे अप्लाई होगा, इसीलिए पॉपुलेशन को डिफाइन करना जरूरी होता है। पॉपुलेशन इज इक्वल टू इंटायर ग्रुप टू विच रिजल्ट अप्लाइज। सिंपल क्या है, अब आप हर एक फार्मर से तो मिल नहीं सकते हैं, आप सैंपल लेंगे, यानी एक छोटा ग्रुप जो पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करेगा। आप 10 डिस्ट्रिक्ट में से 2 या 3 डिस्ट्रिक्ट को चुन लेंगे, वहाँ के आप 300-400 फार्मर्स को डाटा ले लेंगे। उन 300-400 डिस्ट्रिक्ट का जो फार्मर्स का जो डाटा है वो आपका सैंपल बन जाएगा, और उसी बेस पे जो है पूरे हरियाणा के फार्मर्स का जो है एक बता सकते हैं कि हाँ ये राय है पूरे फार्मर्स की, या ये इनकम है पूरे फार्मर्स की। अगर सैंपल सही चूज किया गया होगा तो उसके बेसिस पे पूरी पॉपुलेशन के बारे में हम एक्यूरेट कंक्लूजन निकाला जा सकता है। लेकिन अगर सैंपल ही गलत चूज किया होगा तो फिर हम सही कंक्लूजन पे नहीं जा सकते। तो सैंपल क्या है, सैंपल एक छोटा हिस्सा है, लेकिन ये पूरे पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है। ये आपकी पॉपुलेशन है, ये पूरा ग्रुप है, इसे हमें स्टडी करना है, लेकिन टाइम और कॉस्ट कंस्ट्रेंट है तो हम पूरा हर एक लोगों से नहीं पाते। हम केवल इन 3 लोगों को, एक छोटा सा ग्रुप है, हम स्टडी करते हैं, और अगर कुछ भी हमें स्टडी करनी है तो हम फिर वो अप्लाई कर देते हैं उसका रिजल्ट इसके ऊपर। अगर इनको आमिर खान पसंद है मतलब पूरे ग्रुप को आमिर खान पसंद है। टाइम और कॉस्ट सैंपल जो है वो सेव करता है, सैंपल छोटा होता है इसलिए इसमें टाइम भी कम लगता है, कॉस्ट भी कम लगती है। सैंपल शुड रिप्रेजेंट ऑल टाइप्स फील्ड, लेकिन सैंपल भी हमें ऐसा चूज करना चाहिए ताकि वो पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर सके, बायस नहीं होना चाहिए। कॉस्ट कम लगती है, टाइम बहुत बचता है। अब सेक्शन ये वही है कि ग्रुप छोटा है। इसमें एक आपकी में एक मणिपुर लेबर्स की केस स्टडी के बारे में दिया गया है। एक प्रॉब्लम दी हुई है, एक चूरा चांदपुर करके मणिपुर में जगह है, वहाँ की लेबर्स की इकोनॉमिक कंडीशन आपको स्टडी करनी है। अब आपको इसमें बताना है कि पॉपुलेशन क्या होगी। अगर आपको वहाँ के लेबरर्स की देखनी है कंडीशन, तो जितने भी लेबर जो हैं उस चांदपुर डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहे हैं मणिपुर में, वो सारे के सारे पॉपुलेशन में हैं। डिस्ट्रिक्ट के सारे खेती में काम करने वाले लेबर्स पॉपुलेशन में हैं। तो आप हर एक से तो बात कर नहीं सकते, तो आप हर गांव से कुछ 10-15% जो है सेलेक्ट करेंगे, वो जो है सैंपल का पार्ट आ जाएगा। तो पर्पस क्या होगा इसका, पर्पस ये है कि आप उनकी इनकम के बारे में जानना चाहते हैं, पॉपुलेशन के बारे में जानना, सेविंग के बारे में जानना चाहते हैं, तो इससे जो है आप एक decision ले पाएंगे। अगर आप इन 10% के बारे में पता कर लेंगे तो आप रिजल्ट को इस पॉपुलेशन के ऊपर अप्लाई कर पाएंगे। अब सैंपल सर्वे प्रेफर क्यों करते हैं, सैंपल सर्वे के जैसे हमने एडवांटेजेस तो हम देख चुके हैं कि कॉस्ट कम लगती है, जल्दी कंप्लीट हो जाता है, इसके अलावा एनुमरेटर्स भी कम लगते हैं, इसलिए उनकी ट्रेनिंग और मॉनिटरिंग भी ईजी होती है। स्मॉल साइज होने की वजह से डिटेल में पूछा जा सकता है, और लार्ज स्केल एरर जो है, अगर कोई बड़े एरर्स हैं तो वो भी अवॉइड किया जा सकता है। आई होप ये चीज़ हमें क्लियर हो, क्योंकि एक दूसरी केस स्टडी है कि राजस्थान में स्कूल चिल्ड्रन के बारे में जो है, ये भी आपकी टेक्स्ट बुक में दे रखा है कि रूरल राजस्थान के स्कूल स्टूडेंट्स हैं उनका न्यूट्रिशन लेवल स्टडी करना है। आप जो है जितने भी जो है राजस्थान के हर एक सरकारी स्कूल में तो नहीं जा सकते, आप जो है कुछ सरकारी स्कूल्स के बच्चों को ले सकते हैं, एज गैप के भी अलग अलग हो सकती है। 14 साल के बच्चे को अगर आपने ले लिया पूरे राजस्थान से, तो आपने सैंपल में मान लीजिए 500 स्टूडेंट ले लिए हैं, आप उनके ऊपर स्टडी करते हो, और फिर जो आपका कंक्लूजन आता है वही आप रिजल्ट पूरे पॉपुलेशन पे अप्लाई कर देते हो। अगर कुछ स्कूलों में जो है हालत ख़राब है, तो आप उस बिहाफ पे कह सकते हो कि भाई पूरे राजस्थान में जो है सरकारी स्कूलों का हिसाब किताब ऐसा है। ठीक है, तो सैंपल का सीधा सा मतलब है कि भाई कुछ लोग
से पॉपुलेशन सेलेक्ट करते हैं, उसके ऊपर हम सर्वे करते हैं और फिर जो रिजल्ट आता है वही रिजल्ट पूरे पॉपुलेशन पे अप्लाई कर देते हैं। पर्पस क्या है? उनकी हेल्थ, जैसे अगर इसमें देखें हम इस स्टडी में, उनकी हेल्थ के बारे में, फूड के बारे में, फैसिलिटीज के बारे में, न्यूट्रिशन के बारे में जानना और फिर वो चीज़ें इस सोल्यूशन प्रोवाइड करवाना। अगर कुछ जगह ये दिक्कत है तो एक ऐसी पॉलिसी बनाई जाएगी सरकार के द्वारा, जो कि वहाँ पे जितने भी सरकारी स्कूल हैं सबके लिए वो अप्लाई की जाएगी। अब ये तो हमने पढ़ा कि पॉपुलेशन, पूरा का पूरा हम पॉपुलेशन जो इंटायर ग्रुप होता है उस सैंपल में केवल कुछ लोग होते हैं। सैम्पलिंग हेल्प करता है हमें लार्ज ग्रुप बाय ऑब्जर्विंग ओनली स्मॉल पार्ट, कॉस्ट इफेक्टिव इजीली प्राइस। अब सैम्पलिंग कितने टाइप की होती है? दो टाइप की होती है सैम्पलिंग, रैंडम सैम्पलिंग और नॉन रैंडम सैम्पलिंग। रैंडम सैम्पलिंग जैसे आपने कभी लॉटरी ड्रॉ देखा हो, या लकी ड्रॉ कॉन्टेस्ट जिसमें सब लोगों के नाम एक बॉक्स में डाल दिए जाते हैं और बिना बायस के एक स्लिप उठाई जाती है। बस यही कंसेप्ट होता है रैंडम सैम्पलिंग में, हर इंडिविजुअल को इक्वल चांस मिलता है सैंपल में आने का। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। गवर्नमेंट को मान लीजिए जानना है कि पेट्रोल प्राइस बढ़ने से हाउस होल्ड बजट पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, और पॉपुलेशन मान लीजिए 300 घर है, ये मान लीजिए 300 घर है, पेट्रोल का प्राइस क्या जानना है हमें। तो आप क्या 300 घर में जा पाएंगे? पॉसिबल ही नहीं है। तो आप इसमें से जो है कुछ घरों को लेंगे, सेलेक्ट करेंगे। मान लीजिए आपने 30 घरों को सेलेक्ट कर लिया, अब आप उसको स्टडी करेंगे, ठीक है। आप हर एक हाउस होल्ड का जो है नाम एक पेपर पे लिख लेंगे, सारे पेपर मिक्स कर लेंगे, फिर आप जो है बिना देखे 30 नाम सेलेक्ट कर लेंगे। ये लॉटरी मेथड होता है। तो एक कॉमन फॉर्म ऑफ रैंडम सैम्पलिंग है। आप अब उस 30 जो है हाउस होल्ड को जो है आप सेलेक्ट करेंगे, उनके ऊपर जो सर्वे करेंगे, फिर जो आपको जवाब मिलेगा वो जो है पूरे पॉपुलेशन के ऊपर अप्लाई करना। तो आजकल न्यूज़पेपर टिप्स की जगह जो है यूज़ होता है रैंडम, जो है आजकल जो है, तो हम लॉटरी वाला मेथड यूज़ करते हैं कि हम भाई एक बॉक्स में डाल दिए पर्ची बना के। आजकल ऐसा नहीं होता है। आजकल जो है कंप्यूटर जो है अपने आप जो है वो कुछ नंबर, अगर हम नंबर चाहिए होते हैं, कंप्यूटर अपने आप जो है रैंडमली 30 नंबर निकाल लेगा, या जो भी आपको रैंडम सैंपल चाहिए होते हैं वो उसमें से सेलेक्ट कर लेता है। तो क्योंकि रैंडम नंबर जनरेट होते हैं या सॉफ्टवेयर बेस्ड सैम्पलिंग होती है, जिसमें आप इंटरेक्शन, अगर आप इंस्ट्रक्शन दे दोगे तो वो जो है रैंडमली कुछ चीज़ें निकाल देगा, उसके ऊपर आप स्टडी कर सकते हो। जैसे एक और एग्जांपल एग्जिट पोल का अगर आप देखोगे, वो भी रैंडम सैम्पलिंग का ही एग्जांपल है। आपने इलेक्शंस के टाइम पे जो है न्यूज़ चैनल पे देखा होगा, एग्जिट पोल प्रेडिक्ट कर रहे हैं हर कोई न्यूज़ चैनल कि ये पार्टी जीतेगी, बीजेपी जीतेगी, कांग्रेस जीतेगी। तो होता क्या है, टीवी रिपोर्टर्स पोलिंग बूथ के बाहर रैंडम वोटर से पूछते रहते हैं कि आपने किस पार्टी को वोट दिया है। ये होता है एग्जिट पोल। एक रियल लाइफ एग्जांपल, जैसे कि अगर हम देखें एग्जिट पोल का, जैसे मैंने बताया कि आप में देखते हो तो कोई अगर सही इन्फॉर्मेशन दे रहा है तो एग्जिट पोल उतना ही सटीक हो सकता है। लेकिन अगर मान लीजिए मैंने बीजेपी को वोट दिया है और मैं बाहर आके कह रहा हूँ कांग्रेस को वोट दिया मैंने, तो फिर जो हमें इनपुट मिला है वही हमें गलत मिला है। तो अगर हमें सर्वे में अगर आंसर ठीक नहीं मिले, और जो रिस्पोंडेंट है उसने आंसर गलत दिया, तो हमारा कंक्लूजन भी गलत होगा। तो इसीलिए आपने मोस्ट ऑफ द टाइम देखा होगा कि एग्जिट पोल का जो रिजल्ट आता है वो रियल रिजल्ट से डिफरेंट होता है। और ये डिफरेंस कब होगा? जब जो है जो एन्यूमरेटर है उसने जो डाटा कलेक्ट किया है वो बायस हो, या जो है गलत हो, रिस्पोंडेंट ने आंसर ही गलत दे रखे हैं। तो रैंडम सैम्पलिंग का मतलब सीधा सा है कि भाई अ, जहाँ पे हर एक पर्सन के इक्वल चांस है सेलेक्ट होने के, सैंपल में आने के। ये इसका सीधा सा मतलब है। रैंडम सैम्पलिंग इज वन वेयर द इंडिविजुअल्स यूनिट्स ऑफ द पॉपुलेशन आर सेलेक्टेड रैंडम। रैंडम सैम्पलिंग एवरी इंडिविजुअल हैज एन इक्वल पार्ट ऑफ गेटिंग सेलेक्टेड। ये एक और स्लाइड है जिसमें वही लॉटरी मेथड बताया गया है कि लकी ड्रॉ जैसा होता है, अनबाय सिलेक्शन होता है। आज के टाइम पे कंप्यूटर के थ्रू जनरेट करते हैं। एग्जाम्पल जैसे हमने एग्जिट पोल का देखा, रैंडम वोटर से हम प्रोडिक्शन लेते हैं। या फिर अगर आप +2 या 10th के बोर्ड के एग्जाम देते हो, तो आजकल यूट्यूब पे भी जो है काफ़ी सारे लोग आते हैं, जो अगर आप किसी किसी यूट्यूब चैनल से पढ़ाई करते हैं तो वहाँ पे आपको मिलते हैं कि आपका एग्जाम कैसा गया है, और आपके हिसाब से एग्जाम कैसा था, डिफिकल्ट था, मॉडरेट था। तो यहाँ पे वो अपने रिव्यूज देते हैं। तो ये सारी जो है रैंडम सैम्पलिंग होती है। अब इसके बाद जो है, अब हम चलते हैं नॉन रैंडम सैम्पलिंग। अब नॉन रैंडम सैम्पलिंग क्या होता है? जब आपकी मर्जी का सैंपल होता है। सोचिए आपको 100 हाउस होल्ड्स में से 10 का सर्वे करना है, लेकिन आप बस उन्हीं घर को चुनते हो जो आपके घर के आसपास है, या जिनको आप पर्सनली जानते हो। अगर आप किसी स्लिप से ना, आपको नहीं निकालना है,
लाइक कंप्यूटर के रैंडम जनरेटर यूज़ किया है, बस आप अपनी कन्वीनियंस के बेसिस पे जो है चूज़ कर रहे हो, तो ये नॉन रैंडम सैम्पलिंग होती है। इसमें सबको इक्वल चांस नहीं मिलता। तो नॉन रैंडम सैम्पलिंग का सीधा सा मतलब है कि जब सिलेक्शन रिसर्चर की चॉइस से हो सकता है मेरे घर के आसपास है या मेरे चाचा ताऊ कोई रहता है, मैं उनसे जो है सर्वे करवा लूँ, खाली सर्वे फॉर्म दिखाने के लिए कि हाँ मैंने सर्वे फॉर्म भरवा लिए हैं। तो आप इसमें ये होता है कि आप जो है थोड़े बायस हो रहे हैं, और जिसमें बायस आ जाती है वो नॉन रैंडम सैम्पलिंग होती है। इस मेथड में जो है जजमेंट कन्वीनियंस या पर्पस के बेसिस पे सैंपल लिए जाते हैं। सब मेंबर्स को इक्वल चांस नहीं मिलता, और बायस आने का रिस्क होता है। और जैसे कि एग्जांपल है, आप सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट का फीडबैक लेते हो क्लास में जो आपके दोस्त हैं, या सिर्फ उन्हीं का वो सर्वे करते हो जहाँ पे आप आसानी से पहुंच सकते हो। ठीक है। तो रैंडम सैम्पलिंग, इसमें जो है हर एक पर्सन को इक्वल चांस रहता है उसका सैंपल में पार्ट बनने का। नॉन रैंडम सैम्पलिंग में है जहाँ पे इक्वल चांस नहीं होता है, वो जो है अपने कन्वीनियंस के हिसाब से, अपने जजमेंट के हिसाब से लोगों को सेलेक्ट करता है। अब जो नॉन रैंडम सैम्पलिंग है उसके टाइप्स कितने हैं? उसके 3 टाइप्स हैं: जजमेंट सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग और कन्वीनियंस सैम्पलिंग। जजमेंट सैम्पलिंग कौन सी है? जहाँ पे सर्वेयर अपनी सोच और एक्सपीरियंस के बेसिस पे यूनिट चूज करता है। जैसे कि अगर कोई एक्सपर्ट टीचर कहता है टॉप 5 स्टूडेंट्स का डाटा इनफ है, तो वो अपने जजमेंट पे कह रहा है कि वो टॉप 5 स्टूडेंट्स का ही ले रहा है, लेकिन और जो बाकी बच्चे हैं वो उनको इंक्लूड ही नहीं कर रहे, तो उनके पास उतना ऑप्शन ही नहीं है। दूसरा है कन्वीनियंस सैम्पलिंग। कन्वीनियंस सैम्पलिंग है जहाँ आसानी हो, वहीं लोग चुने जाते हैं। जैसे कैंटीन में अगर आप जा रहे हो कैंटीन के बारे में, तो जो लोग कैंटीन में हैं उस टाइम पे कैंटीन में जो अवेलेबल हैं, आप उनका रिव्यू कर रहे हो। या फिर अगर आपको लोगों से पूछना है, खाली आपको एक एरिया में 100 लोगों की स्टडी करनी है, तो आप 100 लोगों के लिए उनके घर ना जाके आप एक लोकल मॉल में चले जाते हो, वहाँ पे आप जो है स्टडी करते हो। तो वो कन्वीनियंस है, क्योंकि आपको लगा कि खाली एक ही जगह पे जाके मेरे को 100 सर्वे का फॉर्म मिल जाएगा, वो आपके लिए ईजी है, आप वहाँ पे चले गए। तो ये भी एक नॉन रैंडम सैम्पलिंग है। आपको पता है कि इससे जो है बहुत सारे लोग हैं जो पिछड़ जाएंगे, जिससे आप सर्वे नहीं कर पाओगे। ठीक है। और तीसरा है कोटा सैम्पलिंग। कोटा सैम्पलिंग पॉपुलेशन को जो हम ग्रुप में बांट देते हैं, और हर एक ग्रुप से जो है फिक्स नंबर सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे हर ग्रुप से हमने 5 बॉय 5 गर्ल्स का सर्वे लेना फिक्स कर लिया है, तो और उस कोटा के ऊपर जो है हम पूरे पॉपुलेशन के ऊपर जो रिजल्ट अप्लाई कर देंगे। तो इन तीनों टाइप्स में जो है रेंडमनेस नहीं होती है, और बायस आने का चांस होता ही होता है इसमें। और क्या प्रॉब्लम आती है इसमें नॉन रैंडम सैम्पलिंग में? नॉन रैंडम सैम्पलिंग का बिगेस्ट इशू ये है कि डाटा बायस्ड या इनकम्प्लीट तो हो ही सकता है, कि सबको इक्वल मौका नहीं मिला सैंपल आने में। रिजल्ट जो है पॉपुलेशन को एग्जैक्टली रिप्रेजेंट नहीं करेगा। रिसर्चर का पर्सनल जजमेंट का इन्फ्लुएंस होता है इसमें, और फाइंडिंग्स को जो है फाइंड नहीं कर सकते हम, जनरलाइज नहीं कर सकते। मतलब अगर हमें जो भी रिजल्ट मिला है उस कोटा सैम्पलिंग पे या जजमेंट या कन्वीनियंस सैम्पलिंग पे, हम अप्लाई नहीं कर सकते। तो इसके बाद जो है नॉन रैंडम, ये अभी तक हमने जो पढ़ा है सैम्पलिंग और नॉन सैम्पलिंग पढ़ लिया हमने, और नॉन रैंडम सैम्पलिंग के टाइप पढ़ लिए हैं। कि नॉन रैंडम सैम्पलिंग जो है वो क्विक है, लेकिन हमेशा रिलायबल नहीं होती। इसके बाद जो है कुछ एरर भी आते हैं। इसके भी 2 टाइप्स हैं, सैम्पलिंग एरर और नॉन सैम्पलिंग एरर। जब डाटा में गलतियाँ हैं तो वो 2 तरीके से क्वालीफाई हो सकती हैं। जैसे कि आप मान लीजिए आप एक सर्वे फॉर्म भर रहे हो, तो या डाटा कलेक्ट कर रहे हो, गलतियाँ कहाँ हो सकती है और कौन सी गलतियाँ सीरियस होती हैं। तो हम 2 एरर की बात करेंगे, सैम्पलिंग और नॉन सैम्पलिंग की, और इन दोनों का रियल लाइफ से कनेक्शन भी समझेंगे। चलिए एक एग्जांपल समझ सकते हैं। सैम्पलिंग एरर का मतलब होता है सैंपल से जो एस्टिमेट मिला है वो एक्चुअल पॉपुलेशन वैल्यू से अलग हो गया। सिंपल लैंग्वेज में देखें, जब आप सबका डाटा नहीं लेते, सिर्फ कुछ लोगों का डाटा लेते हो, तो हो सकता है कि रिजल्ट थोड़ा इधर उधर हो जाए। ठीक, ये है एक एग्जांपल है। जैसे आपका पूरी पॉपुलेशन आपकी ये है, पूरी पॉपुलेशन की मान लीजिए 5 लोग हैं, उनकी इनकम जो है ये पूरी पॉपुलेशन की इनकम है। तो अगर आप एवरेज इनकम निकालोगे इनकी, ये आपका आएगा 19, 24, 29, ये 3,000 आएगा टोटल। और अगर इसका आप एवरेज निकालोगे तो 600 एवरेज आएगा।
कि भाई पूरी पॉपुलेशन का एवरेज इनकम जो है 600 है, लेकिन आपने क्या किया है, आपने सैंपल लिया है, आप पांचों के पास नहीं गए, आपने कहा खाली दो ही लोगों का सैंपल लिया, 500 और 600 का, आपने इन दोनों का एवरेज निकाला, इन दोनों का एवरेज निकला 550, एक्चुअल एवरेज था 600, और आपने जो सैंपल के बेसिस पे निकाला 550। तो आप तो यही कहोगे ना कि जो पूरा पॉपुलेशन है उसका एवरेज 550 है, लेकिन एक्चुअल में उसका 600 है। यही जो 50 का डिफरेंस है, यही सैम्पलिंग एरर आता है। जो आप जो है सैंपल जो लेते हो और जो पॉपुलेशन है, जो भी फाइंडिंग्स होती है, अगर उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है उसे सैम्पलिंग एरर कहते हैं। इसको आप कैसे हटा सकते हो? आप इसको हटा तब सकते हो जब आप सैंपल का जो है जो नंबर ऑफ आपने पार्टीज लिए है सैंपल में, अगर आप उसको बढ़ा दें, सैंपल जितना बड़ा होगा उतने ही चांस उसके एरर के कम होंगे। आई होप ये सैम्पलिंग एरर वाला आपको पार्ट समझ में आ गया होगा। सैम्पलिंग एरर रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन द सैंपल एस्टिमेट एंड द कोरेस्पोंडेंस population parameter, actual value of the characteristic of the population, for example average income. Thus the difference between the actual value of parameter of the population and its estimate the sample is the sampling error. तो यही दिया गया कि जो भी डिफरेंस होता है आपका एक्चुअल वैल्यू है पॉपुलेशन की और जो सैंपल में जो आया है, जो है सैम्पलिंग एरर कहते हैं। और नॉन सैम्पलिंग एरर कौन सा है? ये नॉन सैम्पलिंग एरर रेफर्स टू द एरर्स इन अ सर्वे और स्टडी दैट आर नॉट रिलेटेड टू द प्रोसेस ऑफ फ्लैक्स पॉपुलेशन। ये एरर वो है जो सैंपल की वजह से नहीं हुआ, ठीक है, जो सैंपल का रिजल्ट आया है वो डेविएट कर रहा है नॉन सैम्पलिंग एरर से, सैम्पलिंग एरर से, की वजह से नहीं है। ये और एरर जो है वो होते हैं डाटा कलेक्ट करते वक्त। हो सकता है कि एनुमरेटर ने कुछ ये नोट करते वक्त गलती कर दी हो, ठीक है। चलिए इसको ना एक एग्जांपल से समझते हैं नॉन सैम्पलिंग एरर को। नॉन सैम्पलिंग एरर, नॉन सैम्पलिंग एरर, चलिए नॉन सैम्पलिंग एरर तब होती है जब गलती डाटा कलेक्ट करने के प्रोसेस में होती है, चाहे सैंपल बड़ा हो या पूरी पॉपुलेशन का डाटा हो, जैसे कि सेंसस है। तो ये एरर ज़्यादा सीरियस होते हैं कि इनका सोल्यूशन सिर्फ बड़ा सैंपल नहीं होता है। चलिए हमने सैम्पलिंग एरर पढ़ा है, अब हम पढ़ेंगे नॉन सैम्पलिंग एरर। जब गलती सैंपल में नहीं होती, प्रोसेस में होती है। नॉन सैम्पलिंग एरर तब होती है जब गलती डाटा कलेक्ट करने के प्रोसेस में होती है, चाहे सैंपल बड़ा हो या पूरी पॉपुलेशन का डाटा हो। ये एरर्स ज़्यादा सीरियस होते हैं क्योंकि इनका सोल्यूशन सिर्फ बड़ा सैंपल नहीं होता। तो नॉन सैम्पलिंग एरर है ह्यूमन या सिस्टम मिस्टेक ड्यूरिंग डाटा कलेक्शन। अब जो है नॉन सैम्पलिंग के टाइप्स हैं वो मैं आपको, सैम्पलिंग बायस, नॉन रिस्पॉन्स एरर्स और एरर्स इन डाटा एक्विजिशन, ये तीन टाइप्स हैं। सैम्पलिंग बायस में क्या है, जब सैंपल का डिज़ाइन ही गलत हो, जहाँ कुछ लोग इंक्लूड ही नहीं हो पाए। जैसे एग्जांपल देखेंगे तो सर्वे सिर्फ व्हाट्सएप पे सर्कुलेट किया, जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है उनका ओपिनियन तो मिस हो गया। तो ये सैम्पलिंग बायस होता है जब कुछ लोग सैंपल में ही नहीं आ पाते। नॉन रिस्पॉन्स एरर्स, आप सर्वे करने गए हो लेकिन कुछ लोग घर पर नहीं मिले या किसी ने कह दिया मुझे नहीं भरना फॉर्म, तो रिजल्ट जो है उनका डाटा हमें मिल नहीं पाता, सैंपल कंप्लीट ही नहीं हुआ। तो जो नॉन रिस्पॉन्स एरर होता है कि जब लोग जवाब नहीं देते हैं। और तीसरा एरर जो है एरर्स इन डाटा एक्विजिशन, ये एरर तब आती है जब गलत डाटा रिकॉर्ड हो जाए। स्टूडेंट्स ने टेबल की लेंथ मान लीजिए अलग अलग मेजर की है, टेप अलग अलग था सबका, किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। या हो सकता है कि किसी ने अपने घर में चार लोग बताए हैं, आपने तीन ही लिखे हो, तो हो सकता है कि रिस्पोंडेंट ने आंसर गलत दिया हो सकता है कि उसने सही बताया हो, आपने लिखने में गलत कर दिया हो, टाइपिंग एरर हो। तो ये सारे जो है ये नॉन सैंपल जो है नॉन सैम्पलिंग एरर्स होते हैं। सैम्पलिंग एरर जो होते हैं वो फिर भी मैनेज हो जाते हैं, लेकिन नॉन सैम्पल एरर जो है वो मैनेज नहीं हो पाते और वो काफ़ी डेंजरस होते हैं। चलिए इसके अलावा हम जो है ये हम देख चुके हैं, एरर देख चुके हैं, ये डेफिनेशन देख चुके हैं हम। ये क्विक एक रिकैप है कि सैम्पलिंग एरर जो है caused by small और biased samples can be reduced by increasing sample size। अगर सैंपल साइज हम बढ़ा देंगे तो हम जो है चांसेस है कि हम एरर को कम कर सकें। और फॉर्मूला बेस्ड डिफरेंस होता है, यहाँ पे ह्यूमन मिस्टेक होती है नॉन सैम्पलिंग में, ये मुश्किल होता है कंट्रोल करना। मुश्किल कैसे है, आप किसी का सर्वे करने गए,
वो मना कर रहा है कि मेरे को नहीं भरना सर, तो आप उसके जबरदस्ती से भरवा नहीं सकते ना फॉर्म, वो या फिर किसी ने गलती जवाब दे दिया, तो इस पे आप जो है कंट्रोल नहीं कर सकते। पोस्ट बाय डाटा कलेक्शन फॉल्स, तो हो सकता है कि जो एनुमरेटर है उसने कुछ डाटा गलत है। दोनों एरर्स को जो है समझना जरूरी है ताकि हम डिसीजन ले पाए। अब इसके अलावा एक और चीज है, बता देता हूँ। देखो, सैंपल सैम्पलिंग एरर जो है हमने यहाँ पे पढ़ा था कि सैम्पलिंग एरर का मतलब होता है कि सैंपल जो सैंपल से जो एस्टिमेट मिला है वो एक्चुअल पॉपुलेशन वैल्यू से अलग होता है। ठीक है, जब आप सबका डाटा नहीं लेते थे, केवल कुछ ही लोगों का डाटा लेते हो, तो हो सकता है कि वो रिजल्ट से जो है इधर उधर हो जाए। ये हमने देख चुके हैं। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि सैंपल एरर में जो है एक और चीज आती है कि हम सेंट्रल टेंडेंसी और डिस्पर्शन के बारे में पढ़ते हैं कि जो भी डाटा होता है पॉपुलेशन का, वो दो चीजों में डिफाइन होता है, सेंट्रल टेंडेंसी और डिस्पर्शन। अब सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है? अब मान लीजिए आपकी क्लास में 5 स्टूडेंट्स के मार्क्स कुछ इस तरीके से हैं, 39, 38। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए कि एवरेज स्टूडेंट का परफॉर्मेंस कैसा है, तो आप क्या करोगे? आप सभी के मार्क्स का एवरेज निकालेंगे और एक रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू बताएंगे, इससे पूरा डाटा समराइज हो जाएगा। तो जैसे कि आप हर एक इसको ऐड करोगे, 20, ये हो गया आपका 80, ये हो गया 82, 162 हो गया, और ये हो गया 38, आपका 200 हो गया। 200 आपका टोटल है, और एवरेज क्या है आपका? एवरेज आपका आ जाएगा 40। ठीक है, आप क्या करोगे कि ये जो एवरेज वैल्यू है, आप उस बेसिस पे इसको जो है, जो 5 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, आप इसको कह सकते हो कि ये 40 जो है ये सेंट्रल टेंडेंसी है। ठीक है, तो सेंट्रल टेंडेंसी का क्या मतलब होता है कि डाटा के बीच में एक ऐसी वैल्यू जो बाकी वैल्यूज को रिप्रेजेंट करती है। तो ये जो 40 वैल्यू है, अगर हम पूछेंगे कि एक क्लास में जो है 5 स्टूडेंट्स हैं, उनके एवरेज मार्क्स कितने हैं, तो आप 40 कहोगे। तो ये जो 40 है, ये इस पूरे 5 स्टूडेंट मार्क्स को रिप्रेजेंट कर रही है। इसी को हम सेंट्रल टेंडेंसी कहते हैं। स्टैटिक्स में जो है 3 टाइप जो है मेजर सेंट्रल टेंडेंसी होती है, जो कि है मीन, मीडियन और मोड। ये जैसे आप देख रहे हो कि मीन, मीडियन और मोड, सेंट्रल टेंडेंसी की 3 टाइप होती है, मीन, मीडियन और मोड। चलिए इसको कैसे समझेंगे? जैसे कि आप यही एग्जांपल लीजिए, 40, 42, 41 ये मार्क्स हैं। ठीक है, आप इसको सबसे पहले आप इसको कीजिए कि आप इसको एक असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में कर लीजिए। हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में कर लेते हैं। 38, 39, 40, 41, 42। ठीक है, तो मीन क्या होता है? हमेशा मीन होता है हमेशा एवरेज। आप सबका टोटल करोगे, ठीक है, और इसको डिवाइड बाय 5 कर दोगे, जो हमने यहाँ पे किया है, तो जो 40 आया है वो आपका जो है मीन होता है। मीडियन क्या होता है कि इनकी जो मिडल वैल्यू होती है, टोटल 5 है, 5 टर्म्स है, 1, 2, 3, 4, 5, इसका मिडल ये है, तो ये जो 40 है ये आपका मीडियन हो जाएगा। और मोड, मोड वो होती है कि जो वैल्यू सबसे ज्यादा बार आई है। मान लीजिए इसी क्वेश्चन में आपका जो है 39 एक बार और है, और एक बार 43 है। यहाँ पे अगर आप देखोगे 39 दो बार आया है, अगर हम दो वैल्यू और बढ़ाते 39 दो बार आया है, जो वैल्यू सबसे ज्यादा बार आई है वो मोड कहलाएगी। आई होप ये जो है समझ में आ गया होगा आपको, मीन, मीडियन, मोड क्या है। इसके अलावा डिस्पर्शन क्या है? अब एक और एग्जांपल ले लीजिए आप, जो है
हम यहाँ पे देखते हैं कि डिस्पर्शन क्या होता है। अब हमने ऊपर जो है सेंट्रल टेंडेंसी के लिए हमने मार्क्स लिए थे। अब मान लीजिए एक और सेक्शन है, वो हमने जो ऊपर पढ़ा था वो मान लीजिए सेक्शन ए के मार्क्स हैं। अब एक और सेक्शन है सेक्शन बी के बारे में पढ़ते हैं। अब सेक्शन ए में मान लीजिए जो हमने मार्क्स लिए थे वही ले लेते हैं 38, 39, 40, 41, 52। एवरेज मार्क्स जो आए थे वो आया था 40 आया था। यहाँ पे अगर हम लेते हैं तो इनके मार्क्स हैं 20, 40, 40, 40। अब इस एग्जाम्पल में देखिए कि जो है आपका मोड कौन सा होएगा। मोड का मतलब है कि जो टर्म सबसे ज्यादा बार आई है, तो यहाँ पे जैसे 40 है, ज्यादा बार आई है। मीन का मतलब जो है, मीडियन का मतलब, मीडियन का मतलब जो है आपकी मिडिल वैल्यू है। मिडिल वैल्यू इसमें देखिए ये थर्ड टर्म है, ये 40 है, तो ये आपकी आ जाएगी मीडियन। और मीन का मतलब इन सबका टोटल करेंगे, इनका टोटल होएगा 200 सेम आएगा, और एवरेज भी सेम आएगा। 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा। दोनों में जो है मीन तो सेम ही है, लेकिन अब इसमें डिफरेंस क्या है। इन दोनों सेक्शन का एवरेज तो सेम है, पर क्या दोनों सेक्शन का परफॉर्मेंस भी सेम है? नहीं, क्योंकि पहले ग्रुप में सबके मार्क्स जो है वो आसपास थे, लेकिन दूसरा जो ग्रुप है उसमें बहुत कम और कुछ बहुत ज़्यादा। किसी के तो बहुत कम है 20 नंबर पे, किसी के 60 नंबर भी हैं। ये जो डिफरेंस होता है ये डिस्पर्शन बताता है। तो डिस्पर्शन का मतलब होता है कि डाटा कितना स्प्रेड है, कितना फैला हुआ है, कितनी वेरिएबिलिटी है डाटा के अंदर, डाटा किस रेंज में बिखरा हुआ है। जैसे यहाँ पे डाटा की रेंज जो है वो 20 से 60 के बीच में, और यहाँ पे जो डाटा की रेंज है 38 से 42 के बीच में। तो ज़्यादा डाटा जितना ज़्यादा फैला होता है उसमें एक्यूरेट आंसर आने के चांसेस कम होते हैं। डाटा जितना कम डिस्पर्स्ड होता है उसमें ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि आंसर जो है वो हमारा सही मिल पाए। और डिस्पर्शन के जो है मेजर करने के 3 इंपॉर्टेंट टूल्स होते हैं, जो कि ये रेंज होती है। तो इस क्वेश्चन में 20 से 60, सेक्शन में 20 से 60 ये रेंज है। मीन डेविएशन, मीन डेविएशन जैसे हमने इसका मीन निकाला 40, तो इसका जो है कितनी कितना डिफरेंस है। डेविएशन का मतलब एक गैप होता है। तो जैसे ये 40 का 20 से कितना गैप है, 40 का 60 से कितना गैप है, 40 का 40 से तो सेम है, तो यहाँ पे है इससे एक, दो का गैप है, एक का गैप है, एक का गैप है, यहाँ का गैप है। यहाँ पे गैप जो है डेविएशन काफी कम है। यहाँ पे सेक्शन बी में डेविएशन काफी ज्यादा है। तो ये जो मीन डेविएशन है कि मीन जो हमने निकाला है उससे बाकी जो दूसरे डाटा है वो कितना डेविएशन में है। तीसरा आता है एक स्टैंडर्ड डेविएशन, एसडी से रिप्रेजेंट करते हैं। हालांकि इन चीज़ों के बारे में हम अपने नेक्स्ट चैप्टर्स में डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन ये मोटा मोटी जो है आपको जाने के लिए था, एक बेसिक आइडिया देने के लिए कि अ, होता क्या है, सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है और डिस्पर्शन क्या होता है। तो हमने ये देख लिया कि सेंट्रल टेंडेंसी में 3 चीज़ें होती हैं, मीन मीडियन मोड। और आपका डिस्पर्शन में भी 3 चीज़ें होती हैं, जो 3 टूल्स होते हैं करने के लिए, वो होते हैं आपके रेंज, मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन। और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है कि ये एक साइंटिफिक मेजर है कि जितना ज़्यादा स्टैंडर्ड डेविएशन होगा उतना ज़्यादा डाटा का स्कैटर होगा, मतलब उतना ज़्यादा फैला होगा। इन टूल से हमें ये पता चल जाता है कि डाटा स्टेबल है या ज़्यादा फैला हुआ है। जितना कम फैला होगा उतना एक्यूरेट होगा। के बाद जो है, अब हम आ जाते हैं हमारे लास्ट टॉपिक पे कि डाटा कलेक्ट कौन करता है इंडिया में। अब हम बात करेंगे कि उन एजेंसीज के बारे में जो इंडिया में डाटा कलेक्ट करती हैं, जैसे सेंसस ऑफ इंडिया है, या एनएसएस है, नेशनल सैंपल सर्वे है, या सेंट्रल स्टेटिस्टिक्स ऑफिस है, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया है जो हमने पढ़ा था कि जो कलेक्ट करता है, डायरेक्टर जनरल ऑफ कमर्शियल इंटेलिजेंस स्टेटिस्टिक्स, लेबर ब्यूरो है। सारी एजेंसीज हैं जो डाटा कलेक्ट करती हैं। चलिए सेंसस के बारे में हम कुछ पढ़ते हैं। हमने कुछ डिटेल ऊपर इससे पहले भी पढ़ी थी हमने, अब थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं कि सेंसस ऑफ इंडिया की बात करते हैं। ये एक कंप्लीट पॉपुलेशन सर्वे होता है जो हर 10 साल में एक बार होता है। पहली बार सेंसस जो है 1881 में हुआ था, और इंडिपेंडेंस के बाद जो है पहला सेंसस 1951 में हुआ था। सेंसस के थ्रू हम क्या कलेक्ट करते हैं, जैसे पॉपुलेशन के साइज के बारे में पता लगता है, सेक्स रेशो के बारे में पता लगता है, कितने मेल हैं कितने फीमेल हैं एक एरिया में, एक कंट्री में, लिटरेसी रेट कितनी है, रूरल अर्बन का डिस्ट्रीब्यूशन कितना है, कितने लोग गांव में रहते हैं, कितने लोग शहर में रहते हैं, कितने लोग माइग्रेट होके आए हैं, डेंसिटी कितनी है पॉपुलेशन की। तो सेंसस डाटा हमें हेल्प करता है समझने में कि इंडिया की सोशल और इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, किस एरिया में ज़्यादा स्कूल चाहिए, कहाँ एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स ज़्यादा लानी चाहिए।
तो सेंसस क्या है, एक कंट्री का वो एक्सरे टाइप है जो बताता है हमें, ये हर 10 साल में पूरे भारत का एक काइंड ऑफ स्नैपशॉट देता है। वहीं पे अगर हम बात करें एनएसएस होगी, नेशनल सैंपल सर्वे की, तो नेशनल सैंपल सर्वे जो है वो एस्टेब्लिश हुआ था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एस्टेब्लिश किया था ताकि वो नेशन वाइड सर्वे कर सके सोशो इकोनॉमिक इशू के लिए। ठीक है, ये हर 10 साल में नहीं होता है, ये जो है कुछ हो सकता है एक साल में निकाल दें, लेकिन ये स्पेसिफिक इशू के लिए होता है, कोई टाइम पीरियड नहीं होता नेशनल सैंपल सर्वे का। ठीक है, और इसमें जो डाटा कलेक्ट होता है वो रिलीज करते हैं रिपोर्ट के द्वारा, और इनकी क्वार्टरली एक जर्नल आता है सर्वेक्षण, उसमें इसके बारे में बताया जाता है। ये 6 महीने में भी निकाल सकते हैं, एक साल में भी निकाल सकते हैं, क्वार्टरली भी निकाल सकते हैं, लेकिन ये स्पेसिफिक है। हो सकता है ये एक बार निकालेंगे रिपोर्ट, तो हो सकता है ये लिटरेसी रेट के बारे में निकालें, या जेंडर गैप के बारे में निकाल दें, या हेल्थ इश्यूज के बारे में निकाल दें, एजुकेशन के बारे में निकाल दें। तो ये सेंसस की तरह नहीं है जो 10 साल में होता है, ये राउंड बेसिस पे होता है और एक स्पेसिफिक चीज़ों के लिए होता है। जैसे कि आपका सेंसस जो है आपका सबका डाटा देता है, लेकिन एनएसएस जो है वो सेलेक्टेड लोगों का डिटेल डाटा देता है। ठीक है, तो रेगुलर सर्वे होते हैं स्पेसिफिक सोशो इकोनॉमिक टॉपिक्स को लेके। दोनों का डाटा जो है काफ़ी यूज़फुल होता है गवर्नमेंट के लिए प्लानिंग और पॉलिसी बनाने में। ठीक है, और ये टॉपिक जो है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कुछ रियल एनएसएस सर्वेज जो इसमें दिए गए हैं, जैसे 60th राउंड है 2004 में, वो हेल्थ और मॉर्बिडिटी को लेकर था। 68th राउंड जो था वो कंज्यूमर के एक्सपेंडिचर सर्वे के को लेकर था। और कुछ रेगुलर सर्वे होते रहते हैं जो कि एम्प्लॉयमेंट प्राइसेस और एंटरप्राइजेस पे भी होते हैं। ये डाटा यूज होता है गवर्नमेंट की प्लानिंग के लिए, बजटिंग के लिए और स्कीम्स लाने के लिए। तो एनएसएस डाटा जो है वो ग्राउंड रियलिटी रहती है प्लानिंग और पॉलिसी मेकिंग के लिए। आई होप ये आप समझ, अगर टॉपिक आपको नहीं समझ आया तो आप एक बार वीडियो को दोबारा देख लीजिए। अगर आपको कुछ इशू लगता है तो आप कमेंट में लिख के बता सकते हैं कि क्या आपको इशू लगा है, और वीडियोस को किस वे में बेहतर बनाया जा सकता है वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक करो, कमेंट में जो है कमेंट में लिखो और अपने दोस्तों को शेयर करो, और अमित शर्मा क्लासेस को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग।